वो आदमी भले करोड़ों में एक ऐसी दुर्लभ ड्यूअल प्रोफेशन अवेकन करता है, फिर भी क्लासमेट्स उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे बेकार निकम्मा कहकर, क्योंकि उसकी दोनों प्रोफेशंस सबसे निचली एफ ग्रेड थी, ऊपर से सबसे बेकार मानी जाने वाली टिंकरर और फार्मर। पर उन्हें पता का नहीं था कारण टिंकरर नरेंद्र मोदी प्रोफेशन है। ने जियांग यन को एक ऐसा असाधारण टैलेंट स्किल भी दिया था जिससे वो किसी भी स्किल या आइटम का डिस्क्रिप्शन मॉडिफाई कर सकती थी। भले वो सिर्फ एक शब्द ही बदल सके, फिर भी इसका असर जमीन आसमान का फर्क ला देता था। जैसे एक कमजोर आयरन स्वॉर्ड को उसने स्टील स्वॉर्ड में बदल दिया तो उसकी अटैक पावर पल भर में कई गुना बढ़ गई। पिछले जन्म में इस अद्भुत स्किल को बहुत जल्दी उजागर कर देने की वजह से उसे तुरंत बड़े लोगों के पास बुला लिया गया था ताकि वो हर तरह की बेकार चीजों को डिवाइन आइटम्स में बदल सके। इसी वजह से हंटर्स एसोसिएशन के बड़े लोग उसकी इस गजब की स्किल से डरते भी थे और उसे हड़पना भी चाहते थे। इसलिए प्रोटेक्शन के नाम पर उसे एक लैब रैट की तरह कैद कर लिया गया। चाहे कोई भी सोशल इवेंट हो या फिर मॉन्स्टर नेस्ट में जाकर ग्राइंडिंग करनी हो, हर वक्त उससे कई लेवल ऊंचे लोग साए की तरह उसके साथ चिपके रहते। एसोसिएशन के बड़े लोगों को डर था कहीं वो एक्सीडेंट में मर न जाए, उससे भी बड़ा डर था कहीं वो दुश्मन के पाले में न भाग जाए। आखिरकार उस रात नान रॉन्ग सिटी के मॉन्स्टर नेस्ट से एक 96 लेवल का विशालकाय ड्रैगन शेप्ड मॉन्स्टर निकल आया। उसने बस शहर के बीचों बीच एक ड्रैगन ब्रेथ फायर स्पेल छोड़ी और पल भर में पूरा शहर का केंद्र पिघल गया। ठीक जब जियांग यन आग में जलकर खत्म होने ही वाली थी, उसने फौरन फार्मर प्रोफेशन की कल्टीवेट स्किल को रीबर्थ में मॉडिफाई कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी, फिर से आंखें खोलते ही वो सच में उसी दिन वापस पहुंच गई जिस दिन उसने अपनी एबिलिटी अवेकन की थी। होश आते ही वो मन ही मन सारी बातें दोहराने लगती है। नान रॉन्ग सिटी में बिना वजह कोई 96 लेवल का मॉन्स्टर आ ही नहीं सकता था और उसी दिन वो खुद 70वें लेवल तक पहुंची थी। मुश्किल से इंसानी स्ट्रॉन्ग फाइटर्स के रैंक में शामिल हो पाई थी। शायद किसी को लगा वो अब मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए मॉन्स्टर के जरिए मुझे खत्म कराना चाहा। खैर, किसने मुझे खत्म करना चाहा अब ये कोई मायने नहीं रखता। इतनी अद्भुत डिवाइन स्किल के साथ अब मैं सिर्फ खुद पर ही भरोसा कर सकती हूँ। इस जन्म में मैं अपनी एबिलिटी किसी को नहीं बताऊंगी। बहुत जल्द जियांग यन नान रॉन्ग सिटी के प्रोफेशन अवेकनिंग स्क्वायर पहुंच जाती है। सब लोगों के आ जाने पर क्लास टीचर उम्मीद भरी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, जियांग यन, थोड़ी देर में तुम सबसे पहले शुरुआत करो। उम्मीद है ये अच्छे शगुन की शुरुआत होगी। क्लास टीचर स्टूडेंट्स को लाइन में लगाते हुए जियांग यन को समझाता है, घबराना मत, अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखकर स्थिर रखना। बहुत जल्द प्रोफेशन पैनल अवेकन हो जाएगा। नान रॉन्ग फर्स्ट हाई स्कूल ग्रेड 12 क्लास 1 के स्टूडेंट्स यहाँ लाइन में लगे। हंटर्स एसोसिएशन का स्टाफ याद दिलाता है, जैसा अंदाजा था इस बार भी जियांग यन ही क्लास में सबसे पहले अवेकन करने वाली थी। पर पहली बार अवेकन करते वक्त वाली घबराहट और उम्मीद के मुकाबले इस बार वो बेहद शांत नजर आ रही थी। बाकी स्टूडेंट्स को बहुत उत्सुकता थी जियांग यन किस तरह की प्रोफेशन अवेकन करेगी, पर जियांग यन को तो जवाब पहले से पता था। वो अपनी हथेली सामने रखे बास्केटबॉल जितने बड़े क्रिस्टल बॉल पर टिका देती है। पल भर में क्रिस्टल बॉल के अंदर घनी सुनहरी इलेक्ट्रिक आर्क उभर आती है। धीरे धीरे बहती हुई मैजिक पावर जियांग यन की हथेली से होते हुए उसके दिल की तरफ इकट्ठा होने लगती है। फिर स्क्वायर के ऊपर आधे आसमान में जियांग यन की अवेकनिंग डिटेल्स उभर आती हैं। पिछले जन्म की तरह ही एफ ग्रेड मेमोरी टाइप टिंकरर। ये देखकर क्लास टीचर यकीन न करते हुए कहता है, जो लिटरेचर मार्टियल दोनों में फर्स्ट, ऊपर से जन्म से ही फुल मैजिक पावर वाली जियांग यन एफ ग्रेड अवेकन करेगी। क्लास के एक अमीर बाप के बेटे यांग होंगवे जोर से हंस पड़ता है, मैंने कहा था ना मेमोरी टाइप होगी, और वो भी एक एफ ग्रेड टिंकरर। जियांग यन, इन 3 सालों तुमने हमेशा मुझे पीछे छोड़ा, आज आ गया तुम्हारा भी दिन। स्टाफ जियांग यन को दिलासा देने की कोशिश करता है, टिंकरर कम से कम फार्मर से तो बेहतर है, आगे चलकर दुकान खोलकर लोगों का इक्विपमेंट रिपेयर कर सकती हो, वो भी काफी प्रॉफिटेबल होता है। पर उसकी बात खत्म होते ही क्रिस्टल बॉल में फिर से हलचल दिखती है। स्टाफ साफ समझ जाता है तुमने ड्यूअल प्रोफेशन अवेकन की है। क्लास टीचर को फिर से उम्मीद जागती है, भले पहली प्रोफेशन एफ ग्रेड हो, दूसरी प्रोफेशन से शायद किस्मत पलट जाए। पर अगले ही पल स्क्वायर के ऊपर लाइट स्क्रीन पर उभरता है फार्मर। यही सबसे बेकार मानी जाने वाली दूसरी एफ ग्रेड मेमोरी टाइप प्रोफेशन थी। वहां मौजूद हर इंसान का हैरान और उम्मीद भरा चेहरा पल भर में जड़ हो जाता है। इतनी दुर्लभ डुअल प्रोफेशन होल्डर फिर भी डबल एफ अवेकन कर बैठी। सिर्फ यांग होंगवे ही खुशी से मुस्कुराए जा रहा था। क्लास टीचर एक बार फिर जियांग यान के लिए अफसोस जताता है, एक पीढ़ी का सबसे प्रतिभाशाली बन सकती थी, आखिर में एक बेकार निकल गई। फिर भी स्क्वायर छोड़ती जियांग यान के होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, क्योंकि उसका सबसे अहम टैलेंट स्किल अभी भी वही मौजूद था, मॉडिफाई। इस स्किल से टारगेट को अपनी ही लेवल पर मॉडिफाई किया जाए तो सक्सेस रेट 100%। अगर टारगेट अपनी लेवल से ऊंचा हो तो हर एक एक्स्ट्रा लेवल पर सक्सेस रेट 10% घट जाती है। ये देखते ही जियांग
जियांग यन बिना जरा भी हिचकिचाए फार्मर वाली टैलेंट स्किल कल्टीवेट को रिवाइव में मॉडिफाई कर देती है। इसका असर है किसी भी टारगेट को खुद समेत पुनर्जीवित कर देना, उसके सारे जख्म भी पूरी तरह भर देना, पर इस्तेमाल हुई मैजिक पावर वापस नहीं मिलती। बस इस स्किल को समझदारी से इस्तेमाल करके ये जियांग यन का सबसे बड़ा हथियार बन सकती थी। ऊपर टंगी न्यू स्टूडेंट्स रैंकिंग और टॉप 100 रैंकिंग को देखते हुए वो मन ही मन सोचती है, देखते जाओ, इन दोनों लिस्ट में पहला स्थान आखिरकार मेरा ही होगा। तब तुम सबको महसूस कराऊंगी एक F ग्रेड प्रोफेशन के दबदबे का डर कैसा होता है। आखिर फर्स्ट बनने से मिलने वाले रिसोर्सेज का फायदा अनगिनत होता है। इस जन्म में मैं अकेले ही सबसे ताकतवर बनूंगी। थोड़ी देर बाद जियांग यन रूकी ट्रेनिंग बेस पहुंच जाती है। ये जगह खास तौर पर हंटर्स एसोसिएशन ने नए स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी। एक रूकी विलेज जहां इंसानों द्वारा पाले गए कमजोर मॉन्स्टर नेस्ट क्रीचर्स रहते थे। न सिर्फ सुरक्षित बल्कि यहाँ नए लोगों को सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस भी मिलता था। क्लियरेंस रिकॉर्ड तोड़ने पर आने वाले प्रोविंस वाइड रूकी कंपटीशन में अतिरिक्त पॉइंट्स भी मिलते, जिससे उसके बेस्ट यूनिवर्सिटी में दाखिले की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो जियांग यन को न सिर्फ रूकी लेवल्स पूरे करने थे बल्कि क्लियरेंस रिकॉर्ड भी तोड़ना था, ताकि सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिल सके। स्टाफ उसकी डिटेल्स देखकर सलाह देता है वो क्लासमेट्स के साथ टीम बना ले। भले ये रूकी ट्रेनिंग बेस की सिर्फ पहली स्टेज वाली डंजन थी, फिर भी इसकी डिफिकल्टी कुछ खास कम नहीं थी। पर जियांग यन अकेले अटेम्प्ट करने पर अड़ी रही। वो उसे मनाने की कोशिश नहीं करते। उन्हें लगता है शायद उसे अपनी डबल एफ अवेकनिंग की सच्चाई स्वीकार करना मुश्किल हो रहा है, इसलिए रूकी इक्विपमेंट देते वक्त उसे एक जोड़ी बूट्स भी अतिरिक्त दे देते हैं। जियांग यन को थोड़ी हैरानी होती है, पिछले जन्म में मुझे रूकी इक्विपमेंट में बस एक आयरन स्वॉर्ड ही मिला था, इस बार एक जोड़ी लेदर बूट्स भी मिली। जाहिर है ये उस नाइट की अतिरिक्त मेहरबानी है। भले नियत अच्छी थी, फिर भी लगता है उसे कम आंका जा रहा है। स्टाफ उसे याद दिलाना नहीं भूलता, अगर चार्जिंग रैबिट्स की भीड़ का सामना न कर पाओ तो मदद के लिए पुकारना, रेस्क्यू नाइट जरूर मदद के लिए आएंगे। जियांग यन हाथ हिलाकर शुक्रिया कहती है, फिर अकेली ही डंजन में दाखिल हो जाती है। फिर फौरन अपनी मॉडिफाई स्किल एक्टिवेट कर आयरन स्वॉर्ड को स्टील स्वॉर्ड में बदल देती है, जिससे मूल के ऊपर 10 अटैक पॉइंट्स और 5 आर्मर पियर्सिंग पॉइंट्स और जुड़ जाते हैं, जबकि लेदर बूट्स को विंड बूट्स में बदलकर उसकी स्पीड 10 पॉइंट्स बढ़ा देती है। असल में सबसे बेहतर होता इन्हें होली स्वॉर्ड या डीमन स्वॉर्ड में बदल देना, शायद कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनती, पर अंदर के सर्वेलेंस को देखते हुए बहुत ज्यादा ध्यान खींचना ठीक नहीं होगा। आखिर पिछले जन्म में एक बार पहले ही अपने टैलेंट उजागर करने की भारी कीमत चुका चुकी थी। सिर्फ लेवल 1 का इक्विपमेंट था, चाहे जितना भी मॉडिफाई कर लो बहुत शक्तिशाली नहीं बन सकता, पर फिलहाल के लिए उसके काम के लिए इतना काफी था। ट्रेनिंग ग्राउंड 3 हिस्सों में बटा था, बेसिक एरिया, एडवांस्ड एरिया और बॉस एरिया। सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बेसिक एरिया काफी था, ज्यादा मैजिक पावर चाहिए तो एडवांस्ड एरिया में जाना जरूरी था, और क्लियरेंस रिकॉर्ड पूरा करने के लिए आखिर में बॉस एरिया तक पहुंचकर एक बॉस लेवल चार्जिंग रैबिट को मारना जरूरी था। जियांग यन का लक्ष्य था पहले खुद को लेवल 5 तक पहुंचाना। लेवल 5 के बाद ही अगले स्टेज वाले वर्ल्डविंड वुल्फ बेस को अटेम्प्ट करने का हक मिलता था। वो जगह रूकीज के लिए बुरा सपना मानी जाती थी, पर उसके लिए यही लेवल अप करने की बेहतरीन जगह थी, यहां तक कि एक ही झटके में उसे लेवल 10 तक पहुंचा सकती थी। लेवल 10 के बाद उसे वो लेजेंडरी अल्टीमेट स्किल मिलनी थी, जिसे थ्योरेटिकली अल्टीमेट मॉन्स्टर्स तक बनाए जा सकते थे। इस वक्त अवेकनिंग स्क्वायर में बरसेकर प्रोफेशन अवेकन करने वाला यांग होंगवे घमंड भरे लहजे में पूछ रहा था, जियांग यन कहाँ है? कहीं झटका खाकर पहले ही घर तो नहीं चली गई? उसका चमचा फौरन बताता है, मैंने उसे रूकी ट्रेनिंग बेस की तरफ जाते देखा है। यांग होंगवे मुस्कुराकर कहता है, चलो एक डबल एफ बेकार सी है, उसे रूकी ट्रेनिंग बेस में जरूर मुश्किल हो रही होगी, चलो हम भाई लोग उसकी मदद करते हैं। क्लास टीचर भौहें सिकोड़ लेता है, वो भला मदद के लिए क्यों जाएगा? जरूर जियांग यन को शर्मिंदा होते देखना चाहता है। वो बच्ची तो सबसे ज्यादा मेहनत करती है, मैंने उसे क्लासरूम में अक्सर देर रात तक पढ़ते देखा है। प्लेग्राउंड पर इतनी लगन से मेहनत करती है कि देखकर दिल भर आता है। मैजिक पावर ट्रेनिंग रूम में दर्द की तीव्रता पूरी बढ़ाने पर भी एक आवाज तक नहीं निकालती। इतनी मेहनती बच्ची, आखिर उसने सबसे बेकार एफ ग्रेड प्रोफेशन ही क्यों अवेकन की? पर बगल में खड़ा वांग चिंगफेंग ऐसा नहीं सोचता। उसे अच्छी तरह पता था एफ ग्रेड भी जियांग यान की तरक्की रोक नहीं सकती। आखिर ग्रेड 10 वाले ईयर एंड फाइनल में उस लड़की ने मुझे पूरी तरह कायल कर दिया था। उनकी क्लास के दूसरे नंबर वाले यांग होंगवे को अगर कुछ गड़बड़ करनी है तो चलो मैं भी दिखाता हूँ। जिस ओपोनेंट को मैं मानता हूँ उसे हराने और शर्मिंदा करने का हक बस मुझे ही है। फिलहाल डंजन के अंदर जियांग यन एक ही सांस में 100 से ज्यादा चार्जिंग रैबिट्स मार चुकी थी। लेवल भी 4 तक पहुंच चुका था। सामने खड़े चार्जिंग रैबिट किंग को हराते ही वो क्लियरेंस पूरा कर लेवल 5 तक पहुंच जाएगी, पर अब उसके पास इतने बड़े जीव से सीधा भिड़ने की ताकत नहीं बची थी। फिर भी उसने जीतने का तरीका पहले से सोच रखा था। ठीक जब रैबिट किंग फ्लेम हेड हैमर स्किल एक्टिवेट कर उस पर झपटता है, जियांग यन फौरन उसकी स्किल को फ्लेम हेड
रॉड में मॉडिफाई कर देती है, जिससे इसका असर बदलकर दुश्मन और खुद दोनों को भारी डैमेज देने वाला हो जाता है। पल भर में वो रैबिट किंग खुद ही अपने आप को फोड़ लेता है। ठीक इसी वक्त बाहर एक ब्रॉडकास्ट गूंज उठती है, नया रिकॉर्ड बना दिया गया है। तभी तभी पहुंचा यांग होंगवे और उसके साथी यकीन न करते हुए कहते हैं, झूठ है क्या? मुझे याद है पिछले बैच का क्लियरेंस रिकॉर्ड 1 घंटा 17 मिनट का था। वो डबल एफ प्रोफेशन होकर सिर्फ 36 मिनट में कैसे कर सकती है? जरूर उसने चीटिंग की है। रूकी ट्रेनिंग बेस चीटिंग से क्लियर करना तो उसकी बड़ी बदनामी होगी। चलो मैं यांग होंगवे उसका झूठा नकाब उतारता हूँ। इसी वक्त डंजन के अंदर जियांग यन लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। अगले लेवल का बॉस इससे कहीं ज्यादा मजबूत होता है। पिछले जन्म में उस व्हर्लविंड वुल्फ किंग ने उसे बहुत तकलीफ दी थी। जियांग यन उठकर अपनी स्टील स्वॉर्ड समेट लेती है। इस बार तेरा इंटरेस्ट वसूल करने की बारी मेरी है। बहुत जल्द वो व्हर्लविंड वुल्फ रूकी ट्रेनिंग बेस पहुंच जाती है। इस बेस में आम वुल्फ्स 6 से 9 लेवल के होते हैं। वुल्फ किंग तो पूरे 10 लेवल तक का होता है, जबकि रूकीज फिलहाल बस 1 से 5 लेवल के होते हैं। आमतौर पर नए स्टूडेंट्स इस बेस को सिर्फ पिटने के लिए ही चुनते हैं। व्हर्लविंड वुल्फ्स की डिफिकल्टी डरावने हद तक ज्यादा होती है, पर साथ ही इस बेस से मिलने वाला फायदा भी उतना ही ज्यादा डरावना था। अगर इस बेस में टिक जाओ तो फिलहाल के दौर में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मिल सकता है। यहाँ तक कि वुल्फ किंग को हराकर क्लियर कर लो तो एक ही झटके में लेवल 10 तक पहुंचा जा सकता है। सामान्य तौर पर एक रुकी को लेवल 10 तक पहुंचने में करीब 10 दिन लगते हैं, पर एक बार इस बेस को क्लियर करके यही लेवल 10 तक फौरन पहुंचा जा सकता है। लेवल 10 पार करने के बाद दूसरी टैलेंट स्किल अवेकन की जा सकती थी। साथ ही अकेले जंगल में जाकर लेवल अप करने की परमिशन भी मिलती। दोनों ही जियांग यन के मजबूत बनने के सफर के लिए बेहद अहम थे, इसलिए जितनी जल्दी हो सके करना जरूरी था। स्टाफ उसकी डिटेल्स देखकर ठंडे स्वर में कहता है, तुम्हें यकीली इस बेस को अटेम्प्ट करना चाहती हो? आमतौर पर 8 से 9 लेवल वाले रूकीज भी यहाँ आने के लिए 6 लोगों की टीम बनाते हैं। पहले भी एक ए ग्रेड प्रोफेशन अवेकन करने वाली जीनियस रूकी ने ऐसा करने की सोची थी, पर बुरी तरह घायल हो गई थी। आखिर में एंट्रेंस एग्जाम तक नहीं दे पाई। तुम जैसे डबल एफ वाली क्या मरने के लिए ही अंदर जाना चाहती हो? जियांग यन मुस्कुराते हुए कहती है, आपकी फिक्र का शुक्रिया सीनियर, पर मैंने अपना फैसला कर लिया है। तुम्हारी परवाह किसे है? अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तो रोकूंगा नहीं। स्टाफ बेपरवाही से कहता है। डंजन में घुसते हुए जियांग यन अपनी कलाई घुमाती है। कम आका जा रहा हूँ, पर सड़क किनारे कोई कुत्ता भौंकता रहे इससे मैं अपनी तरक्की की राह नहीं रोकूंगी। अंदर घुसते ही वुल्फ पैक अपने दांत दिखाते हुए गुर्राने लगता है, सिर्फ मेरी होगी। ठीक जब जियांग यान अपनी स्टील स्वॉर्ड समेटकर बाहर निकलने की तैयारी कर रही थी, उसे नजर आता है वुल्फ किंग के पास से एक बेहद कीमती डेमोनिक क्रिस्टल ड्रॉप हुआ है। डेमोनिक क्रिस्टल्स मॉन्स्टर के मरने के बाद जमा होने वाले एक बेढंगे से क्रिस्टल होते हैं, जिनमें टैलेंट स्किल समाई होती है। इनसे इक्विपमेंट बनाया जा सकता है। फिर उस इक्विपमेंट पहनने वाले को बस उसमें मैजिक पावर डालनी होती है, जिससे क्रिस्टल में समाई स्किल इस्तेमाल की जा सकती है। ट्रेनिंग बेस के क्रिस्टल्स एसोसिएशन की संपत्ति होते हैं, वो साथ नहीं ले जा सकती। पर अब जब वो लेवल 10 तक पहुंच चुकी थी, वो मॉन्स्टर नेस्ट की खुली दुनिया में जा सकती थी। वहां मिलने वाले क्रिस्टल्स और सामग्री पूरी तरह उसकी अपनी होगी। पैसे की तंगी अब जल्द ही खत्म होने वाली थी, पर बस कुछ ही कदम चलने पर अचानक उसकी छाती में एक तेज दर्द उठता है। अपने बदन पर वुल्फ किंग के नाखूनों से लगे जख्म को देखते हुए वो हल्के से कांप जाती है। ये जख्म इतना गंभीर था कि रिवाइव से भी ठीक नहीं हो सकता, बल्कि इसे मौत मानकर रिवाइव इस्तेमाल करने की जरूरत होगी। हॉस्पिटल में ट्रीट कराना बहुत महंगा पड़ता, तो सबसे बेहतर तरीका था खुद को मार डालना और साथ ही रिवाइव इस्तेमाल करना। पर इन काम करने वाले नाइट्स की मौजूदगी में वो ऐसा नहीं कर सकती थी, तो अपनी जैकेट पहनकर वो कोई अलग थलग जगह ढूंढने निकल जाती है, चुपचाप खुद को खत्म करने के लिए। पर बाहर निकलते ही वो सबका ध्यान खींच लेती है। देखो, ये तो वही नई स्टूडेंट है जिसने रिकॉर्ड बनाया, जियांग यन। जियांग यन को इन सब की परवाह नहीं थी, बस कोई सुनसान जगह ढूंढना चाहती थी अपने जख्म ठीक करने के लिए। पर तभी एक लड़की उसके सामने आ जाती है, फिर मैजिक पावर एक्टिवेट कर उसकी तरफ एक होली लाइट स्पेल छोड़ती है। पल भर में आसमान से एक गर्म सुनहरी लाइट बीम नीचे उतरती है। जियांग यन के पूरे बदन के जख्म ठीक हो जाते हैं। ये देखकर सब लोग एक साथ पलटते हैं। ये तो एस ग्रेड सपोर्ट प्रोफेशन होली एंजल है। जियांग यन हैरानी से उस हील करने वाली लड़की को देखती है। ये तो उसी बैच की एस ग्रेड अवेकेंड स्टूडेंट याओ केशिन थी। पिछले जन्म में जियांग यन का उससे कोई ताल्लुक नहीं था, फिर भी इस बार जीवन के पहले ही दिन उसे इस लड़की की मदद मिल गई। शुक्रिया, जियांग यन कहती है। आगे कभी तुम्हारे इक्विपमेंट की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाए तो मुझसे कहना, मैं मुफ्त में ठीक कर दूंगी। याओ केशिन मुस्कुराते हुए जवाब देती है, कोई बात नहीं, तो आगे मेरा इक्विपमेंट खराब हो तो तुम पर ही निर्भर करूंगी। बगल में खड़ा यांग होंगवेई अचानक आगे आकर चिल्लाता है, ये तो चीटिंग वाला कुत्ता नहीं है। सब सावधान, इसकी बातों में मत आना। इसका रिकॉर्ड चीटिंग से बना है, क्योंकि ये डबल एफ वाली बेकार प्रोफेशन है। एक एफ ग्रेड अवेकेंड अकेले क्लियर कर पाए, यहाँ तक कि रिकॉर्ड भी तोड़ दे, ये मुमकिन ही नहीं जब तक कि उसने कोई तगड़ा इक्विपमेंट खरीदा ना हो। पर ये तो मशहूर
मशहूर तौर पर एक गरीब स्टूडेंट है, तो असल में ये गरीब नहीं बल्कि स्कूल से मिलने वाली फाइनेंशियल एड के नाम पर धोखाधड़ी कर रही है। ये सुनते ही आसपास के लोग आपस में चर्चा करने लगते हैं। गरीब स्टूडेंट्स की फाइनेंशियल एड से धोखाधड़ी करना, ये तो बहुत घटिया बात है। कितना घिनौना। तो असलियत यही है। जियांग यान तिरस्कार से पूछती है, तो तुम चाहते हो मैं साबित करूं मैंने चीटिंग नहीं की? यांग होंगवे पूरे आत्मविश्वास से खुद की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल, अपना इक्विपमेंट उतारो और मुझसे लड़ो। अगर तुम जीत गई तो साबित हो जाएगा तुमने चीटिंग नहीं की। याओ केशिन फौरन आगे आकर उसे चेताती है, इस जाल में न फंसे। तुम्हें किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं। जियांग यन उसकी परवाह के लिए शुक्रिया कहते हुए अपनी तलवार जमीन में गाड़ देती है। ठीक है, मैं तुझे चुनौती स्वीकार करती हूँ, इसे यही निपटा देती हूँ, वरना ये बाद में और ज्यादा मुसीबत खड़ी करेगा, मेरे तरक्की वाले प्लान में रुकावट डालेगा। ये सुनते ही यांग होंगवे फौरन अपनी बर्जरकर स्किल एक्टिवेट कर देता है। हर मिनट 1% लाइफ फोर्स खर्च होगी, पर फाइटिंग डिजायर और स्ट्रेंथ, एजिलिटी, डिफेंस सब 30% बढ़ जाएंगे। हास्यास्पद। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ, मैं तो ए ग्रेड बर्सरकर हूँ। जियांग यान, मैं तुझे इस तरह पीटूंगा कि जमीन पर दांत ढूंढती रह जाएगी। तेरा नकली नकाब पूरी तरह उतार दूंगा। जियांग यान बेपरवाही से जवाब देती है, अच्छा जोश है, उम्मीद है थोड़ी देर बाद भी ऐसा ही बना रहे। इतना कहकर वो ठंडी नजरों से उसे घूरती रहती है। मन ही मन सोचती है, प्रोफेशन के फर्क का सहारा लेकर मुझे कुचलना चाहता है। अफसोस, प्रोफेशन तेरे लिए तो सबसे बड़ा सहारा है, पर मेरे लिए तो बस एक अतिरिक्त फायदा भर है। चलो, तुझे एक अच्छा सबक सिखाते हैं। असली ताकतवर को जॉब चेंज की जरूरत नहीं होती। जियांग यान बिना कुछ कहे सामने वार लेने की स्टैंस बना लेती है, पर याओ कैक्सन को अच्छी तरह पता था, एक ए ग्रेड प्राइमरी कॉम्बैट प्रोफेशन का एक एफ ग्रेड मेमोरी प्रोफेशन के साथ मुकाबला, ये कोई फेयर फाइट नहीं थी। जियांग यान बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। आखिर बेस से निकलने से पहले ही उसने अपना सारा इक्विपमेंट वापस पहले जैसा रिस्टोर कर लिया था, तो उसे कोई डर नहीं था लोग इक्विपमेंट में कोई गड़बड़ पकड़ लेंगे। अभी बस सामने वाले दुश्मन को हराना ही जरूरी था। यांग होंगवे ठंडी हंसी हंसता है बहुत बढ़िया, अब तेरी मौत का दिन आ गया। इतना कहते ही वो जियांग यान की तरफ एक मुक्का घुमाता है, पर सामने वाली आराम से बच निकलती है। जियांग यान उसकी कमजोरी भांपते ही एक ही मुक्के में उसे जमीन पर गिरा देती है। लगता है इस बार भी मैं ही आगे निकली। वहां मौजूद सब लोग यकीन न करते हुए देखते रह जाते हैं। एक एफ ग्रेड मेमोरी प्रोफेशन ने एक ही मुक्के में एक एफ ग्रेड बरसेकर को हरा दिया। सामने की मुसीबत सुलझाने के बाद जियांग यान अब समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि जल्द ही उसे बाहरी दुनिया में जाना था। पहले उसे अपने लिए एक बढ़िया इक्विपमेंट जुटाना होगा। मॉडिफाई स्किल होते ही बढ़िया इक्विपमेंट जुटाना कोई मुश्किल काम नहीं, पर फिलहाल उसके पास बेसिक इक्विपमेंट खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। यही सोच ही रही थी कि तभी पीछे से कोई अचानक सरप्राइज अटैक करने की कोशिश करता है। जियांग यान हाथ उठाकर उसका मुक्का रोक लेती है, मुस्कुराते हुए कहती है, तू फिर से यही करने आया? ये देखकर वांग चिंगफोंग तारीफ करता है, बहुत बढ़िया। आखिर 3 साल से लिटरेचर मार्टियल दोनों में फर्स्ट रहने वाली तुम कोई मामूली नहीं। इतना कहकर वो एक सोडा की बोतल उछाल देता है। जियांग यान उसे पकड़कर पूछती है, अभी अभी जब मैं यांग होंगवे से भिड़ी थी तू वहीं था ना? वांग चिंगफोंग मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल, अगर तू उसे न हरा पाती तो मुझे खुद उतरना पड़ता। आखिर मैं जिसे ओपोनेंट मानता हूँ वो तू ही है। यांग होंगवे जैसे लोगों को मैं कोई हैसियत नहीं देता। पर जियांग यान को अच्छी तरह पता था वो हर बार अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं करता। ग्रेड 10 वाली उस लड़ाई के बाद तू हर साल मुझसे लड़ते लड़ते आखिर में खुद ही हार मान लेता है। क्या तू फर्स्ट वाली स्कॉलरशिप मुझे देना चाहता है? आखिर तू तो एक अमीर बाप का बेटा है, तुझे पैसों की कोई कमी तो नहीं? वांग चिंगफेंग अपनी उंगली उसकी तरफ इशारा करके कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं तो बस तेरी उन डरावनी आंखों से डर जाता हूँ। जियांग यान अचानक गंभीर होकर पूछती है, तो इस बार की नेशनल हंटर रूकी कंपटीशन में अगर हम दोनों टकराए तो भी तू हार मान लेगा? वांग चिंगफेंग पूरी गंभीरता से कहता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं तुझे जरूर धूल चटाऊंगा। इतना कहकर वो एक ब्लैक कार्ड उछाल देता है, इसमें 2000 हैं तेरी व्हर्लविंड वुल्फ स्पीड क्लियरिंग स्ट्रैटेजी खरीदने के लिए। हाँ, इसे लिखते वक्त ऑनलाइन वाली किसी घटिया गाइड से मुझे बहला मत देना, घर पहुंचकर मुझे भेज देना। जियांग यान मना नहीं करती, उसे पता था वांग चिंगफेंग उसके हालात पर तरस खाकर जानबूझकर इस तरीके से उसकी मदद कर रहा है। यह एहसान मैं याद रखूंगी, आगे चलकर 10 गुना करके लौटाऊंगी। पैसे मिलते ही वो फैसला करती है पहले रोड साइड ब्लैक मार्केट घूम आए। कुछ मिनट बाद वो एक बेनाम रोड साइड ब्लैक मार्केट पहुंचती है। उसकी यादों में यही सबसे सस्ता ब्लैक मार्केट था। इस तरह की जगहों पर बिकने वाली चीजें आमतौर पर बेहद बेसिक होती हैं। यहाँ कुछ खास मिलने की संभावना कम ही होती थी, पर पूरी तरह नामुमकिन भी नहीं। जियांग यान एक ऐसी दुकान के सामने रुकती है जो सिर्फ लो लेवल वेपन्स बेचती थी, उनके लेवल और एट्रीब्यूट्स जांचते हुए। डीमन मीटियर ब्लेड, ड्यूरेबिलिटी 72%, लेवल 5 वाले व्हर्लविंड वुल्फ डिमोनिक क्रिस्टल से फ्यूज्ड, व्हर्लविंड स्लैश स्किल इस्तेमाल कर सकती है। दुकान का मालिक उसे इतनी ध्यान से देखते हुए ठंडे स्वर में कहता है, 18,000, कोई बार्गेन नहीं, अगर खरीदना है तो ड्यूरेबिलिटी कम से कम 25,000 वाली होगी। ये सुनकर जियांग यान बगल में रखी एक हरी स्टील
स्टील स्वॉर्ड की तरफ देखकर पूछती है, ये कैसी है? अगर तुझे सच में खरीदना है तो ये ग्रीन स्टील स्वॉर्ड मैं 5000 में दे दूंगा। जियांग यान फौरन कहती है, अगर मैं तेरी डीमन मीटियर ब्लेड ठीक कर दूं तो क्या तू ये ग्रीन स्टील स्वॉर्ड मुझे मुफ्त में दे सकता है? दुकान के मालिक को उम्मीद नहीं थी उसमें ये काबिलियत होगी, फिर भी वो फौरन मान जाता है, पर उसे यकीन नहीं था जियांग यान सच में इसे ठीक कर सकती है। तो वो पूछ बैठता है उसकी प्रोफेशन क्या है। टिंकरर और एफ ग्रेड मेमोरी टाइप सुनते ही दुकान का मालिक तिरस्कार से उठकर कहता है, मैं भी मेमोरी टाइप प्रोफेशन का हूँ, ऊपर से एक डी ग्रेड ब्लैकस्मिथ। मैं तुझसे वेपन्स के बारे में कहीं ज्यादा जानता हूँ, फिर भी मैं इसकी ड्यूरेबिलिटी वापस लाने की गारंटी नहीं दे सकता। तू एक स्टूडेंट है तो थोड़ा समझा देता हूँ। एक बार वेपन की ड्यूरेबिलिटी 0 हो जाए तो वो टूट ही जाती है और ड्यूरेबिलिटी रिपेयर करने के लिए वेपन की बनावट समझना जरूरी है। इसके अंदर की मैजिक पावर को समझकर उसे फिर से ठीक से जोड़ना होता है। अगर रिपेयर नाकाम हो जाए तो ड्यूरेबिलिटी और भी घट जाती है, तो अगर तू नाकाम हो जाए तो मुझे 18,000 भरना होगा, ठीक है? इत्तेफाक से वहां से गुजरती याओ केक्सिन ये सब देखकर थोड़ी चिंतित हो जाती है। उस दुकान वाले की बात सही है, यहाँ तक कि मेरे अपने गिल्ड के बी ग्रेड प्रोफेशनल्स भी वेपन की ड्यूरेबिलिटी इतनी आसानी से रिपेयर नहीं कर पाते। पर जियांग यन बिना जरा भी हिचकिचाए डीमन मीटियर ब्लेड उठा लेती है। तो फिर ध्यान से देख, इतना कहकर वो फौरन अपनी ड्यूरेबिलिटी स्किल एक्टिवेट करती है। पिछले जन्म में वो बड़े बड़े लोगों के लिए ए ग्रेड और यहाँ तक कि एस ग्रेड सेक्रेड आर्टिफैक्ट्स तक रिपेयर करती थी। आमतौर पर जो कोई एफ ग्रेड टिंकरर अवेकन करता है वो कोशिश करना ही छोड़ देता है, हार मानकर बेकार बना रहता है। पर पिछले जन्म में हर काम बेहतरीन ढंग से करने की उसकी आदत की वजह से उसने जान लगाकर अपनी ड्यूरेबिलिटी स्किल को निखारा था और अब यही आदत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी। 200 मैजिक पावर पॉइंट्स खर्च होते ही मैजिक पार्टिकल्स फौरन डीमन मीटियर ब्लेड को लॉक कर लेते हैं। ड्यूरेबिलिटी रिपेयर करना शुरू हो जाता है। डीमन मीटियर ब्लेड की ड्यूरेबिलिटी 71% से बढ़कर 100% हो जाती है। आसपास खड़े सब लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी एक स्टूडेंट इतनी माहिरी से ड्यूरेबिलिटी रिपेयर कर पाएगी। भीड़ में खड़ी याओ केक्सिन मन ही मन सोचती है, मुझे लगा था उसने इक्विपमेंट रिपेयर वाली बात बस औपचारिकता में कही होगी, उम्मीद नहीं थी वो सच में इतनी अच्छी है। दुकान का मालिक डीमन मीटियर ब्लेड वापस लेते हुए हैरानी से कहता है, भाई तू तो कमाल है, सच में एक हुनरमंद इंसान निकला। इतना कहकर वो ग्रीन स्टील स्वॉर्ड आगे बढ़ा देता है। ले ये अब तेरी है। जियांग यन शुक्रिया कहकर उसे थाम लेती है। फिर आगे बस एक शब्द मॉडिफाई करते ही उसे एक सूडो डिवाइन आर्टिफैक्ट मिल जाएगी, वही प्राचीन कथाओं वाली ग्रीन स्टील स्वॉर्ड जो दुश्मन की सफों में 7 बार आर पार होने वाले किसी लेजेंडरी जनरल का प्रसिद्ध हथियार था। अब वेपन तो हाथ में आ ही चुका था, जेब में रखे वो 2000 भी बच सकते थे। आखिर यूनिवर्सिटी की फीस भी भारी भरकम रहेगी। माता पिता के गुजर जाने के बाद बहन भी अभी तक उस सदमे से पूरी तरह उबर नहीं पाई। जियांग यान को पता था उसका भविष्य असाधारण होगा, पर फिलहाल वो एक थोड़ी अकेली सी टीन एज लड़की ही थी। यूनिवर्सिटी जाने से पहले उसे इस छोटी बहन के लिए कुछ लिविंग एक्सपेंसेस भी जुटाने होंगे। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आती है, जियांग यन क्लासमेट, क्या मैं तुम्हें अपने लेवल अप करवाने के लिए हायर कर सकती हूँ? अगर तुम मान जाओ तो मैं तुम्हें 50,000 दे सकती हूँ, बस मुझे लेवल 10 तक पहुंचा दो। पलटकर देखने पर पता चलता है ये याओ केक्सिन ही थी। जियांग यान फौरन मान जाती है, उसे उम्मीद नहीं थी पैसा खुद चलकर उसके पास आएगा। इतना कहकर याओ केक्सिन भागते हुए दुकान वाले के पास पहुंचती है। साहब कृपया वो डीमन मीटियर ब्लेड मुझे दे दीजिए, मुझे चाहिए। दुकान वाला ऊपर देखकर तिरस्कार से कहता है, 25,000, अभी इसकी ड्यूरेबिलिटी पूरी 100% है, तुम्हें यकीन है खरीदना चाहती हो? बस इतना कहते ही याओ केक्सिन अपनी स्टोरेज रिंग से 25,000 निकाल देती है। दुकान वाला पूरी तरह अवाक रह जाता है। पता होना चाहिए जिनके पास स्टोरेज रिंग इस्तेमाल करने की हैसियत हो वो सिर्फ अमीर लोग ही होते हैं। दुकान वाला बिना जरा भी हिचकिचाए बड़े आदर से डीमन मीटियर ब्लेड उसे थमा देता है। ये देखकर जियांग यन मन ही मन सोचती है, इस रोड साइड वेंडर ने कभी अमीर लोग देखे ही नहीं होंगे। इस लड़की की ड्रेसिंग सेंस में तो कुछ भी सस्ता नहीं दिखता, वरना मैं भला कैसे यकीन कर पाती इसने सच में मुझे 50,000 देने का वादा किया है। पलटकर देखती है याओ केक्सिन मुश्किल से डीमन मीटियर ब्लेड उठाए उसकी तरफ चलती हुई आती है। लेवल अप करते वक्त शायद मैं इसकी सपोर्ट स्किल का इस्तेमाल कर पिछले जन्म में कभी अटेम्प्ट न की गई उस बॉस को चैलेंज कर सकूं, एक और बड़ी छलांग लगा सकूं। यही सोचते सोचते याओ केक्सिन उसके सामने पहुंचकर वो डीमन मीटियर ब्लेड आगे बढ़ा देती है। जियांग यान, ये हथियार मुलाकात के तोहफे के तौर पर, प्लीज इसे स्वीकार करो।
जियांग यान जड़ हो जाती है। ये मेरे लिए है। उसे समझ आता है ये अमीर लड़की सच में बड़ी शिष्ट है। हथियार की सच में जरूरत थी तो उसने मना नहीं किया। तो फिर मैं इसे रखती हूँ, अगर तुम्हें पसंद है तो ठीक है। असल में याओ कैक्सिन सोच रही थी भले एफ ग्रेड प्रोफेशन हो, फिर भी उसे लगता था जियांग यान का भविष्य असीम है। अभी से उसकी मदद करके रिश्ता मजबूत बनाना बेहतर है। बिना देर किए अब उसे रूकी ट्रेनिंग बेस ले चलते हैं। थोड़ी देर बाद जियांग यान याओ कैक्शिन को लेकर एक बार फिर चार्जिंग रैबिट वाला क्लियरेंस रिकॉर्ड तोड़ देती है। थोड़ा आराम करने के बाद व्हर्लविंड वुल्फ वाला रिकॉर्ड भी तोड़ देती है। बाहर ब्रॉडकास्ट सुनकर स्टूडेंट्स यकीन न करते हुए कहते हैं, फिर से जियांग यान ने रिकॉर्ड तोड़ा। इस बार तो लगता है वो लड़की एक लड़की को साथ लाई है। कहीं याओ कैक्शिन वो याओ फैमिली वाली तो नहीं? कौन सा याओ फैमिली? दाली चेंबर ऑफ कॉमर्स, देश के टॉप 10 चेंबर्स में से एक। उसके ओनर का सरनेम भी याओ ही है। इसी बीच याओ कैक्शिन अभी भी बस थोड़ी दूर थी लेवल 10 पाने से। थकी हुई वो सुझाव देती है, थोड़ा आराम कर लें। पर जियांग यान कहती है, चलते चलते ही आराम कर लो, अभी तुम्हारी फिजिकल कंडीशन पर कोई असर नहीं होना चाहिए। थोड़ी देर सोचकर, चूंकि एक एस ग्रेड सपोर्ट याओ कैक्सिन साथ थी, वो फैसला करती है सारे रुकी ट्रेनिंग बेसिस में से इकलौते सी ग्रेड डेंजर लेवल वाले एलीट बोर बेस को अटेम्प्ट करके देखे। पर बेस पर पहुंचते ही एक स्टाफ उन्हें रोक लेता है। जियांग यान, मैं तुम्हें जानता हूं, भले तुमने बाकी बेसिस के क्लियरेंस रिकॉर्ड्स तोड़े हों, पर एलीट बोर किंग तो चार्जिंग रैबिट्स और व्हर्लविंड वुल्फ से कहीं ज्यादा खतरनाक है। जियांग यान गंभीरता से जवाब देती है, जितना बड़ा जोखिम उतना बड़ा मौका। दाव लगाए बिना बेहतर मौका कभी नहीं मिलता। ये कहते हुए वो बगल में खड़ी याओ कैक्सिन की तरफ देखती है। मन ही मन सोचती है, ऊपर से मेरे पास एक एस ग्रेड सपोर्ट भी है, ये तो दुर्लभ मौका है। ये सुनकर स्टाफ भी ज्यादा नहीं टोकता। तो फिर तुम दोनों को शुभकामनाएं। थोड़ी देर चलते रहने के बाद उन्हें महसूस होता है जंगल अजीब तरीके से खामोश है। याओ कैक्सिन हैरानी से पूछती है, कोई छोटा मॉन्स्टर क्यों नहीं दिख रहा? जियांग यान समझाती है, क्योंकि इस बेस में कोई छोटे मॉन्स्टर्स ही नहीं, यहाँ बस एक ही बॉस है। याओ कैक्शिन चौंक जाती है, बस एक ही बॉस? ये बात खत्म होते ही दूर से भारी भरकम कदमों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। जियांग यान फौरन अपनी पीठ पर टंगी डीमन मीटियर ब्लेड थाम लेती है। वो आ गया। जंगल में एक विशालकाय वाइल्ड बोर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता नजर आता है। याओ कैक्सिन देखते ही रह जाती है, कितना विशाल मॉन्स्टर है। जियांग यान हल्के से हंसकर दोनों हथियार निकाल लेती है। यही जीव तो मेरा असली ओपोनेंट बनने के लायक है। उस बोर किंग को जिंदा जीव देखते ही एक जोरदार दहाड़ छूट जाती है। साथ ही दोनों के सामने उसका पैनल भी उभर आता है। एलीट बोर किंग लेवल 15, मॉन्स्टर नेस्ट का एक बेहद उग्र डिमोनिक बीस्ट, स्वभाव से बेहद गुस्सैल, बदन से बहने वाली मैजिक 200 डिग्री सेल्सियस तक का उच्च तापमान पैदा कर सकती है। जियांग यान सतर्कता से उस विशालकाय जीव को देखते हुए पीछे मुड़कर याद दिलाती है, होली लाइट एक्टिवेट करने के लिए तैयार रहना, मेरी हीलिंग के लिए। अपनी सपोर्ट से जवाब मिलते ही जियांग यान बिना हिचकिचाए ऊंची छलांग लगा देती है। किसी शक्तिशाली दुश्मन से निपटने के लिए पहले पहल का मौका पाना जरूरी होता है। ग्रेविटी और घुमाव का फायदा उठाकर उसकी गर्दन पर वार करने की सोचती है, पर उसे उम्मीद नहीं थी बोर किंग भी ठीक उसी वक्त उसकी तरफ छलांग लगा देता है। जियांग यान को वार छोड़कर सीधा बोर किंग के धक्के को रोकना पड़ता है। उम्मीद नहीं थी ये सुअर इतना समझदार निकलेगा। इससे उसकी गर्दन पर वार करने की योजना नाकाम हो जाती है। जियांग यान फौरन एक नई तरकीब सोच लेती है। हवा में उछलते वक्त वो ग्रीन स्टील स्वॉर्ड का नाम मॉडिफाई कर सकती है। वार पूरा होने के तुरंत बाद उसे वापस बदल भी सकती है। इससे याओ कैक्शिन को कुछ पता नहीं चलेगा। ये सोचकर जियांग यान ग्रीन स्टील स्वॉर्ड को ग्रीन स्टील स्वॉर्ड सूडो ग्रीन स्टील स्वॉर्ड में बदल देती है। इसका डिस्क्रिप्शन था, प्राचीन काल के किसी लेजेंडरी जनरल की तलवार की एक कॉपी, पर कॉपी होते हुए भी इसमें जबरदस्त पावर है। पैसिवली कट्स थ्रू आयरन लाइक मड। 3% चांस है सामने वाले के आर्मर को पूरी तरह नलिफाई करके सीधा उसे काट देने की। ये डिवाइन स्किल भी फिजिकल लॉज को पूरी तरह इग्नोर नहीं कर सकती। सच में एक अल्टीमेट डिवाइन आर्टिफैक्ट नहीं बना सकती, पर फिर भी इतना काफी था। अटैक पावर 5 गुना बढ़ गई थी, साथ ही आर्मर पियर्सिंग और एजिलिटी भी जुड़ गई थी। ऊपर से एक बेतहाशा शक्तिशाली पैसिव भी मिल गई थी। पल भर में जियांग यान बोर किंग के दांत काट डालती है। जमीन पर उतरते ही वो ग्रीन स्टील सोर्ड को वापस पहले जैसा मॉडिफाई कर देती है। याओ कैक्सिन बुरी तरह हैरान रह जाती है। क्या उस ई ग्रेड वेपन से ये मुमकिन है? एक ही वार में उस मॉन्स्टर के सबसे मजबूत दांत काट देना? नहीं, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। वो आदमी बस हल्के से एक वार करता है, पर सामने वाली अमीर लड़की देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है, क्योंकि ये किसी नए नए अवेकन हुए स्टूडेंट का काम बिल्कुल नहीं लगता। सिर्फ इसी आसान से वार से बोर किंग, जिसे रूकीज की सबसे बड़ी दुस्वप्न कहा जाता है, बीच से कट चुका था। असल में जियांग यान के बोर किंग के दांत काटने के बाद याओ कैक्सिन समझ जाती है ये उस ई ग्रेड वेपन का कमाल नहीं, बल्कि जियांग यान की अपनी ताकत की वजह से है। डबल एफ
होते हुए भी इतने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ना, जरूर कॉम्बैट टेक्निक्स में वो प्राइमरी कॉम्बैट प्रोफेशन से कहीं आगे है। जियांग यान पलटकर उसकी तरफ नजर डालती है, मन ही मन सोचती है शायद वो कुछ अजीब सोच रही है, पर अभी जड़ होने का वक्त नहीं। वो फौरन चिल्लाती है, अरे मुझ पर होली लाइट एक्टिवेट करो, वरना अगले ही वार में मैं उस सुअर को मार दूंगी, तुम्हें कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। याओ कैक्सिन तभी होश में आकर फौरन जांग यान पर होली लाइट छोड़ती है। ये देखकर जांग यान बोअर किंग की तरफ देखती है। मॉडिफाई स्किल को इंस्टेंट यूज की तरह इस्तेमाल करना भी अटैक का एक नया तरीका हो सकता है। अपने हथियार को देखते हुए वो सोचती है, अगले वार में इसका नाम क्या मॉडिफाई करूं? डीमन मीटियर ब्लेड को क्या बना सकती हूँ? डीमन गॉड, डीमन किंग या डिवाइन मीटियर ब्लेड? पर जल्द ही वो इस ख्याल को छोड़ देती है, क्योंकि नाम बहुत ऊंचा हो तो या तो मॉडिफाई नाकाम हो जाएगी या फिर उल्टा खुद पर ही बैकफायर कर सकता है। बेहतर है जोखिम न लिया जाए। तभी बोअर किंग अपनी टैलेंट स्किल एलीट चार्ज एक्टिवेट कर उसकी तरफ झपटता है। जियांग यान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आती है। वक्त पे आ गया, खुद को मॉडिफाई करना मुश्किल है तो तुझे ही मॉडिफाई कर देती हूँ। बहुत जल्द उसे एक मॉडिफिकेशन प्लान सूझ जाता है, पर किसी को शक न हो इसलिए वो याओ कैक्सिन से आंखें बंद करने को कहती है। याओ कैक्सिन उलझन में पूछती है, क्यों? जांग यान गंभीरता से समझाती है, मुझ पर भरोसा करो, आगे जो होगा वो तुम शायद देखना नहीं चाहोगी। क्या ये बहुत खूनी है? तो ठीक है। याओ कैक्सिन मानकर आंखें बंद कर लेती है। जांग यान फौरन मॉडिफाई स्किल एक्टिवेट कर बोअर किंग की एलीट चार्ज को एलीट कुशन में बदल देती है। पल भर में बोअर किंग की हरकतें बेहद धीमी पड़ जाती हैं। फिर वो ग्रीन स्टील स्वॉर्ड को दोबारा उसके सही नाम में मॉडिफाई कर एक ही वार में बोअर किंग को बीच से काट देती है। मिले भारी एक्सपीरियंस से वो एक साथ 2 लेवल्स ऊपर पहुंच जाती है, जबकि याओ कैक्सिन 3 लेवल्स ऊपर पहुंच जाती है। जांग यान अपना हथियार समेटकर उसके पास आती है। वो आज्ञाकारी भी है, अमीर भी, हीलिंग भी दे सकती है। सच में एक दुर्लभ अच्छी टीममेट है। आगे कभी टीम रिक्वायर्ड डंजन्स अटेम्प्ट करने हो तो इसे साथ रखना चाहिए। अब आंखें खोल सकती हो, तुमने जो लेवल अप टास्क मुझे दिया था वो पूरा हो चुका है। ये सुनते ही याओ कैक्सिन आंखें खोलती है। सच में देखती है बोअर किंग खून के तालाब में गिरा पड़ा है। वो सच में इसे कर पाई, अकेले इतने शक्तिशाली मॉन्स्टर को मार गिराया, कितनी शानदार बात है। मिशन पूरा, तो चलो अब बाहर चलते हैं। इतना कहकर जियांग यान सीधा एग्जिट की तरफ चल पड़ती है। याओ कैक्सिन उसकी पीठ देखते हुए मन ही मन तारीफ करती है। वो सच में एक दुर्लभ हुनरमंद इंसान है, ऊपर से नरम दिल भी और अपनी बात रखने वाली भी। यही सोचकर वो जियांग यान को आवाज देकर रोक लेती है। फिर उसे पेमेंट थमाते हुए कहती है, ये रहा तुम्हारा वादा किया हुआ पैसा, साथ में एक छोटा सा शुक्रिया वाला गिफ्ट भी। स्टोरेज रिंग देखकर जियांग यान जड़ रह जाती है। ये तो वो रिंग है जो सिर्फ स्पेस टाइप कंटिन्यूअस मैजिक वाले क्रिस्टल स्टोन से बनती है, जो फिजिकल लॉज को पूरी तरह इग्नोर करते हुए हर तरह के सामान रख सकती है। जांग यान फौरन इनकार में सिर हिला देती है। ये गिफ्ट बहुत ज्यादा कीमती है, मैं इसे नहीं ले सकती। आखिर सिर्फ एक क्यूबिक मीटर स्पेस वाली स्टोरेज रिंग भी लाखों में बिकती है। याओ कैक्सिन समझाती है, मुझे साफ दिख रहा है तुम्हें इसकी मुझसे कहीं ज्यादा जरूरत है। तुमने मुझे अतिरिक्त 2 लेवल्स दिलाए, ये तुम्हारा हक बनता है। जल्द ही मॉन्स्टर नेस्ट की खुली दुनिया में लेवल अप करने जाना था। ये चीज सच में बहुत काम की साबित होगी। आखिरकार जियांग यान वो स्टोरेज रिंग स्वीकार कर लेती है। बदले में वो कहती है, आगे कभी जब तक मेरे प्रिंसिपल्स के खिलाफ न हो, मैं बिना शर्त तुम्हारी एक मदद कर सकती हूँ। याओ कैक्सिन सिर हिलाकर हामी भरती है। फिर दोनों साथ में डंजियन से बाहर निकल जाती हैं। बाहर निकलते ही जियांग यान को नजर आता है लेवल रैंकिंग में अब पहला नाम उसी का है, पर उसे अच्छी तरह पता था भले अभी फर्स्ट पोजीशन पे हो, बहुत जल्द कोई उससे आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसके पीछे वाले सारे लोग टॉप टियर प्रोफेशंस अवेकन कर चुके थे। ली यूफेंग थर्ड हाई स्कूल का लिटरेचर मार्शल दोनों में फर्स्ट, एस ग्रेड सोर्ड सेंट प्रोफेशन अवेकन किया, क्लोज कॉम्बैट में अजेय माना जाता है। जांग होंग नाइन्थ हाई स्कूल के 5 सब्जेक्ट्स में फर्स्ट, ए ग्रेड एक्सप्लोसिव फ्लेम बॉक्सर, अटैक पावर असाधारण रूप से ज्यादा। लू यूएन एस ग्रेड गेल असैसिन, एलिमेंटल टाइप हाई एजिलिटी क्लोज कॉम्बैट प्रोफेशन, सरप्राइज अटैक्स में माहिर। ये सब पिछले जन्म के चमकते सितारे थे। लानरोंग सिटी के टॉप्स और रैंकिंग में फर्स्ट बनने के लिए ये सब भी उसके अपोनेंट्स जरूर बनेंगे। जियांग यान इनसे टकराने के पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, पर फिलहाल उसे एक बार घर जाना था। पिछले जन्म में उसे बड़े लोगों ने ले जाकर इस्तेमाल किया था, जिस वजह से उसकी बहन अकेलेपन में बड़ी हुई थी। इस जन्म में वो इस कमी को पूरा करना चाहती थी। कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज करने के बाद वो याओ कैक्सिन को हाथ हिलाकर विदा कहती है। थोड़ी देर बाद अपने जाने पहचाने पर अनजान से घर के दरवाजे के सामने पहुंचकर जियांग यान के मन में तरह तरह के ख्याल उमड़ने लगते हैं। पिछले जन्म में ले जाए जाने के बाद वो कभी घर वापस नहीं लौटी थी। बहन को उसकी खबरें भी किसी और के जरिए ही पहुंचती थी। भले भविष्य में उसने एक शक्तिशाली ए ग्रेड कॉम्बैट प्रोफेशन अवेकन की थी, पर अभी की जियांग याओ तो बस एक थोड़ी सी अकेली रहने वाली मिडिल स्कूल की लड़की थी। भैया तुम आ गए, चलो खाना खाते हैं। माता पिता के मॉन्स्टर नेस्ट में शहीद होने के बाद से वो ऐसी ही हो गई थी। 3 साल पहले जब माता पिता जिंदा थे वो ऐसी नहीं थी, तब वो अभी से कहीं ज्यादा खुश रहती थी। माता पिता के गुजरने का उस पर बहुत गहरा असर पड़ा था। तभी अचानक जियांग याओ बोल पड़ती है, भैया मैं स्कूल छोड़ने की सोच रही हूँ। जियांग यान हैरानी से पूछती है, क्यों? अभी एंट्रेंस एग्जाम्स आने वाले हैं, तुम्हारे लिटरेचर और मार्शल दोनों सब्जेक्ट्स में ए ग्रेड हैं। इतने अच्छे ग्रेड्स
ग्रेड्स होते हुए अचानक स्कूल क्यों छोड़ना चाहती हो? जांग याओ हल्के से मुस्कुराती है। मैंने भैया की रैंकिंग देखी है। इस बैच के लैंडरोंग सिटी के न्यू स्टूडेंट लेवल रैंकिंग में भैया फर्स्ट है। वो हमेशा मेहनत करते रहे हैं और डटे रहे हैं। आगे चलकर जरूर एक शक्तिशाली अवेकेंड बनकर दुनिया की हिफाजत करेंगे। और मैं भले लिटरेचर मार्शल दोनों में ए ग्रेड हूँ, फिर भी अभी की मेरी हालत में कुछ खास नहीं कर पाऊंगी। बेहतर है अभी से जल्दी काम पे लग जाऊं, कम से कम घर के खर्चे में मदद तो कर सकूंगी। जियांग यान को पता था ये उसकी बहन की असली सोच नहीं है, वो असली वजह जानना चाहती है। दोनों की ये बातचीत चल ही रही थी कि तभी एक आदमी दरवाजा धकेलकर अंदर आ जाता है। माहौल अचानक तना हुआ हो जाता है। वो आदमी शर्मिंदगी से अपना सिर खुजाते हुए कहता है, क्या मुझे बाद में आना चाहिए था? उसका नाम था कुआन अंकल, जो आकुआन इमरजेंसी लोन कंपनी का मालिक था। जियांग यान और उसकी बहन के पिछले 2 साल के लिविंग एक्सपेंसेस का एक हिस्सा उसी से कर्ज में लिया गया था। उसे देखते ही जियांग यान फौरन समझ जाती है, जरूर कुआन अंकल आज पहले भी एक बार आ चुका होगा। बहन के स्कूल छोड़ने की असली वजह भी अब समझ आ गई। उसने जरूर मेरी रैंकिंग देख ली होगी, पर घर में कोई इनकम सोर्स नहीं होने की वजह से वो मुझ पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए अपना भविष्य दांव पर लगाकर काम करने को तैयार है ताकि मुझे यूनिवर्सिटी भेज सके। कुआन अंकल बैठकर आह भरते हुए कहता है, मेरी लोन कंपनी भी अब चल नहीं पा रही, वरना यहाँ आने की जरूरत ही नहीं होती। जांगयन उठकर उसके पास जाकर पूछती है, कुआन अंकल, हम दोनों पर आपके कुल कितने पैसे बाकी हैं? कुआन अंकल थोड़ा असहज होकर कहता है, इंटरेस्ट के बिना लगभग 43,000 से ऊपर। कुआन अंकल को पता है तुम दोनों के लिए भी मुश्किल है, पर इस बार उसकी बात पूरी होने से पहले ही जांगयन एक कार्ड निकालकर आगे बढ़ा देती है। इसमें 50,000 हैं, अतिरिक्त 6,000 से ऊपर इंटरेस्ट के हैं। जांग याओ हैरानी से पूछती है, भैया तुम्हें ये 50,000 कहाँ से मिले? खुद को बाहरी इंसान समझते हुए कुआन अंकल असहज होकर वहां रुककर दखल देना ठीक नहीं समझता, फौरन उठकर विदा लेता है और कहता है, आगे कभी मदद चाहिए तो उससे संपर्क करें। उसके जाते ही जियांग याओ फिर से पूछती है, अगर भैया ने ये पैसे किसी गलत तरीके से कमाए हैं तो माँ बाप तो? जांगयन उसका सिर सहलाते हुए समझाती है, ये सब तेरे भैया ने अपनी असली काबिलियत से कमाए हैं। आगे भी इसकी चिंता तुझे नहीं करनी। तेरा भैया लैंडरोंग सिटी के न्यू स्टूडेंट टॉप 100 रैंकिंग में फर्स्ट बनेगा। लैंडरोंग सिटी के कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम का टॉपर भी। प्राइज मनी 3 लाख है, तो तुझे मेरे यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए अपना भविष्य दांव पे लगाकर काम करने की कोई जरूरत नहीं। ये सुनते ही जियांग याओ की आंखें भर आती हैं। भैया तुम सब समझ गए। जांगयन एक और कार्ड आगे बढ़ाती है, ये रख, तेरे भैया के पास पैसों की कोई कमी नहीं। अच्छे से पढ़, अच्छे से प्रैक्टिस कर। जब तेरा भैया टॉप पर पहुंच जाएगा तो तेरे लिए भी दबाव बढ़ जाएगा, क्योंकि उस वक्त हर कोई तुझे फर्स्ट वाले भाई की बहन समझ कर देखेगा। अपने बैच में सबसे ताकतवर न बन पाना तेरे लिए मुनासिब नहीं होगा। ये सुनते ही जियांग याओ खुद को रोक नहीं पाती, जोश से भाई को गले लगाकर रोते हुए कहती है, भैया मैं जरूर जांग फैमिली का नाम रोशन करूंगी। जांगयन बहन को दिलासा देते हुए मन ही मन सोचती है, लगता है अब आगे पैसे कमाना और लेवल अप करना दोनों साथ साथ करना होगा। लैंडरोंग सिटी का टॉपर पद तो आखिर मुझी को मिलना चाहिए। लैंडरोंग सिटी के मॉन्स्टर नेस्ट में इंसानी कब्जे वाले इलाके के बाहर एक ऐसी जगह थी जो नेचुरल लेवल अप के लिए बेहतरीन मानी जाती थी। सॉलिटरी ड्रैगन वैली, खतरनाक भी और मौकों से भरी हुई भी। वहां मॉन्स्टर्स की भीड़ काफी घनी थी। फिलहाल के दौर में यहाँ लेवल अप करना सबसे तेज था। कहा जाता था इस सॉलिटरी ड्रैगन वैली की सबसे गहराई में एक दुर्लभ ड्रैगन शेप्ड मॉन्स्टर भी रहता था। अगर एक ड्रैगन एग मिल जाए तो उसकी यूनिवर्सल ग्राफ्टिंग स्किल सच में काम आ सकती है। शायद एक बढ़िया सहायक भी बन सके, या शायद कुछ डेमोनिक क्रिस्टल्स भी मिल जाए जिन्हें बेचकर पैसे कमाए जा सकें। फैसला हो चुका था, अगले दिन वहीं जाना है। सॉलिटरी ड्रैगन वैली ही उसकी मॉन्स्टर नेस्ट की दुनिया एक्सप्लोर करने की पहली मंजिल बनेगा। अगले दिन जियांगयान बस से लानरोंग सिटी मॉन्स्टर नेस्ट स्टेशन पहुंचती है। यही मानवता ने मॉन्स्टर्स के इन्वेजन को रोकने का एक अहम ब्रिज हेड बना रखा था। लैंडरोंग सिटी मॉन्स्टर नेस्ट में 2 70 लेवल से ऊंचे वेनरेबल्स तैनात थे। जांगयन को पिछले जन्म में मजबूरन उन्हें कई फायदे पहुंचाने पड़े थे। मॉन्स्टर नेस्ट में घुसते ही ज्यादातर लोग सीधे अपना इक्विपमेंट पहन लेते हैं ताकि लड़ाई आसान हो। हर कोई एक से बढ़कर एक कीमती चीज पहने नजर आ रहा था, पर याओ केक्सिन से मिली स्टोरेज रिंग की कीमत के आगे ये सब कुछ भी नहीं थे। सच कहें तो ये छोटी सी दौलतमंद लड़की सच में बहुत अमीर निकली। थोड़ी देर बाद जांगयन साउथ गेट पर पहुंच जाती है। यहाँ से निकलना सबसे पास पड़ता था उस सॉलिटरी ड्रैगन वैली के लिए जहां वो जाना चाहती थी। पहले से एक्सप्लोर किए गए मॉन्स्टर नेस्ट इलाकों में सॉलिटरी ड्रैगन वैली रिलेटिवली सबसे सुरक्षित थी। वहां रहने वाले ज्यादातर मॉन्स्टर्स लेवल 13 से 18 के बीच थे। यही फिलहाल उसके लेवल अप के लिए सबसे उपयुक्त जगह थी। वो अपना स्टूडेंट आईडी स्टाफ को दिखाती है। स्टाफ देखते ही भौहें सिकोड़ता है। एक डबल एफ अवेकेंड, तुम्हें यकीन है अकेले सॉलिटरी ड्रैगन वैली जाना चाहती हो? मॉन्स्टर नेस्ट की खुली दुनिया कोई रूकी ट्रेनिंग बेस नहीं, यहाँ सच में जान जा सकती है। जियांगयान अपना आईडी वापस लेते हुए कहती है, फिक्र के लिए शुक्रिया, मैं जिंदा वापस आऊंगी। उसकी बात सुनकर भी स्टाफ को कोई इत्मीनान नहीं होता। आखिर डबल एफ प्रोफेशन हो या नहीं, जान तो एक ही थी, पर जब वो हाथ बढ़ाकर जियांगयान को पकड़ने की कोशिश करती है, उसका हाथ खाली ही रह जाता है। ये देखकर वो बुरी तरह हैरान रह जाती है। ये लड़का तो बच निकला,
मैं तो लेवल 30 की अवेकेंड हूँ। इसी वक्त पीछे से कोई आकर उसे रोक लेता है। कैप्टन, इसका पीछा मत करिए, ये तो जांग यन ही है, वही जिसने प्रोफेशन गैप को नजरअंदाज करके अकेले रूकी ट्रेनिंग बेस के टाइम रिकॉर्ड्स तोड़े थे। सुना है वो लैंडरोंग फर्स्ट हाई स्कूल की लिटरेचर मार्शल दोनों में फर्स्ट है। इस साल लैंडरोंग सिटी के टॉपर बनने की प्रबल दावेदार भी। कैप्टन और भी बेचैन हो जाती है। एक डबल एफ अवेकेंड में इतनी ताकत कैसे हो सकती है? ये तो ठीक नहीं है। भले पिछले सालों के एस ग्रेड अवेकेंड स्टूडेंट्स ने भी इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं बनाया। जांगयान उन्हें ज्यादा तवज्जो न देकर सीधा सॉलिटरी ड्रैगन वैली में दाखिल हो जाती है। घुसते ही वो अपनी स्टोरेज रिंग से एंटीडोट पिल निकाल लेती है। सॉलिटरी ड्रैगन वैली की इकलौती समस्या यही थी। यहाँ हर तरफ जहरीली गैस फैली रहती थी। एंटीडोट पिल यहाँ बेहद जरूरी थी। ये एंटीडोट पिल 50 रुपए की एक, असर भी बस 3 घंटे तक रहता था। उसे जल्दी करनी होगी क्योंकि इस वक्त उसकी सबसे बड़ी समस्या पैसों की कमी ही थी। पिल निगलते ही 3 लेवल 13 वाले पॉइजन सकिंग लीचेस तेजी से उस पर झपटते हैं। जांगयन पलटकर एक ही वार में तीनों को मार गिराती है। पल भर में उसका एक्सपीरियंस 2.7% बढ़ जाता है। सामने घनी भीड़ में मॉन्स्टर्स देखकर जांगयन बिना बकवास किए फौरन ग्रीन स्टील सोर्ड को दोबारा उसका सही नाम ग्रीन स्टील सोर्ड में मॉडिफाई करती है। अब से यही है जांगयन के शिकार का वक्त। छोटे मॉन्स्टर्स, अपनी गर्दन साफ कर लो। घाटी के अंदर लगातार मॉन्स्टर्स का शिकार करते हुए वो जल्द ही लेवल 18 तक पहुंच जाती है। पर इतना सारा शिकार करने के बावजूद एक भी डेमोनिक क्रिस्टल ड्रॉप नहीं हुआ था। आज की किस्मत सच में खराब लग रही थी। जब वो बैठकर थोड़ा आराम कर रही थी तभी पीछे से एक आवाज आती है, क्या ये सब तुमने मारे हैं? जांगयन पलटकर देखती है। 2 लड़के उसकी तरफ आ रहे हैं। उनमें से एक को वो पहचानती है। नानरोंग 7th हाई स्कूल का एस ग्रेड अवेकेंड लू युआन, नानरोंग के अवेकेंड एलिट लू फैमिली का बड़ा बेटा। जियांग के जवाब न देने पर दूसरा लड़का उसके पास आकर फिर पूछता है, हमारे युआन भाई तुमसे बात कर रहे हैं, क्या तुम्हें कान नहीं सुनते? जांगयन उसे तिरस्कार से देखते हुए कहती है, अरे तो ये एक अनजान सा चामचा है। जांगयन बिल्कुल भी नरमी नहीं दिखाती, पलटकर सवाल करती है, मैंने नहीं मारे तो क्या तुम मार बैठे? ये सुनते ही चामचा गुस्से से अपनी बाहें चढ़ाते हुए कहता है, तुझमें इतनी हिम्मत कैसे हुई हमारे युआन भाई से ऐसे बात करने की? तुझे पता है हमारे युआन भाई कौन है? लू युआन आगे आकर उसे रोकते हुए इनवाइट करता है, मुझे पता है तुम जियांगयन हो, तुम्हारी स्किल्स सच में अच्छी हैं, क्या टीम ज्वाइन करने में दिलचस्पी है? जियांगयन सीधा पलटकर कहती है, दिलचस्पी नहीं, चलती हूँ। नहीं, पैसे देकर फिर मेरा एक्सपीरियंस भी मुफ्त में बांटना चाहते हो? ये तो सपना ही है। इतनी बेइज्जती देखकर चामचा पूछता है, युआन भाई आपने मुझे इसे सबकर सिखाने की इजाजत क्यों नहीं दी? ये लड़का तो बहुत घमंडी है। लू युआन ठंडे स्वर में कहता है, एक डबल एफ का इस गहराई तक अकेले पहुंच पाना, शायद ये सच में कोई हुनरमंद है। इंतजार कर, अगली बार जब मिलेगा तुझे मौका दूंगा। ठीक है, अगली बार मैं उस डबल एफ वाले कचरे को इस तरह पीटूंगा कि जमीन पर दांत ढूंढता रह जाएगा। इन दोनों से दूर जांगयन सॉलिटरी ड्रैगन वैली में इधर उधर घूमती रहती है। उसके पास बस एक ही एंटीडोट पिल बाकी थी। वो सोचती है कुछ और मयाजमा मॉन्स्टर्स मारकर लेवल 19 तक पहुंचकर फिर वापस लौट जाएगी। पर अफसोस, 1 घंटा बीत जाने के बावजूद उसे कहीं भी उस रेयर मॉन्स्टर की झलक नहीं मिलती। सुना था इस सॉलिटरी ड्रैगन वैली में एक शक्तिशाली ड्रैगन टाइप मॉन्स्टर रहता है, पर अब तक उसे इसका कोई निशान नजर नहीं आया था। अगले ही पल एक बैंगनी रंग की जुबान गोली की रफ्तार से माजिया को चीरते हुए सीधा उसकी तरफ झपटती है। जियांगयान फौरन ग्रीन स्टील स्वॉर्ड घुमाकर उसे परे झटक देती है। भले उसे उत्सुकता थी ये आखिर है क्या, फिर भी उसे इस बात की ज्यादा हैरानी थी कि ग्रीन स्टील स्वॉर्ड इसे काट नहीं पाई। कितना जबरदस्त डिफेंस है। तभी एक साया अंधेरे से बाहर निकलता है। उसकी सूरत देखकर पता चलता है ये तो लेवल 20 बॉस ग्रेड मॉन्स्टर मियास्मा डीमन वाइन किंग है। जियांगयान हल्के से मुस्कुराती है, आखिरकार एक बॉस ग्रेड से टकराई, आज का डीमिकन क्रिस्टल तो तुझी से मिलेगा। डीमन वाइन किंग अपनी जायंट सर्पेंट एंटेंगलमेंट स्किल एक्टिवेट कर उस पर झपटता है। वो जुबान किसी विप की तरह लगातार वार करती है। जांगयन फौरन इस स्किल को नाकाम करने का तरीका सोच लेती है। फौरन जायंट सर्पेंट एंटेंगलमेंट को जायंट सर्पेंट केओस एंटेंगलमेंट में मॉडिफाई कर देती है। पलक झपकते ही डीमन वाइन किंग खुद ही अपने आप को उलझा बैठता है। मौका मिलते ही उसे विरोध करने का कोई मौका न देते हुए जांगयन फौरन ऊंची छलांग लगाकर हाथ में ग्रीन स्टील सोर्ड उठाकर सीधा उसके सिर पर वार करती है। पर अगले ही पल जैसे किसी लोहे के टुकड़े पर वार हुआ हो, वो वार पूरी तरह परे झटक जाता है। असल में डीमन वाइन किंग ने अपनी म्यूटेशन ट्रेट स्किल एक्टिवेट की थी, जिससे उसका डिफेंस जबरदस्त बढ़ गया था। साथ ही चूंकि मॉडिफाई किया गया टारगेट उसकी लेवल से ऊंचा था, मॉडिफाई असर नहीं कर पाया। जायंट सर्पेंट केओस एंटेंगलमेंट फिर से वापस जायंट सर्पेंट एंटेंगलमेंट बनकर रह गई। जांगयन हल्के से भौहें सिकोड़ती है। यही तो है दुश्मन पे मॉडिफाई स्किल इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी कमी। अपनी लेवल से ऊंचे लक्ष्य को चैलेंज करने पर मॉडिफिकेशन की अवधि बहुत कम हो जाती है, और अगर किस्मत साथ न दे तो मॉडिफिकेशन पूरी तरह नाकाम भी हो सकती है। डीमन वाइन किंग उसे सांस लेने का भी मौका नहीं देता, फिर से अपनी जुबान उसकी तरफ झपटा देता है। ये देखकर जियांगयन एक बड़ा दांव लगाने का फैसला करती है। वो अपनी स्टोरेज रिंग से डीमन मेटर ब्लेड निकालकर मॉडिफाई स्किल एक्टिवेट कर उसे डीमन किंग ब्लेड में बदल देती है। सिर्फ डीमन मीटियर ब्लेड को
डीमन किंग ब्लेड में बदलने से अनजाने में उसने 7वें डीमन किंग ब्लड स्पिरिट असुरा की चेतना को जगा दिया था। वो डीमन किंग न सिर्फ उसके बदन को इन्फेक्ट करना चाहता था, बल्कि उसकी सभ्यता को भी नष्ट करना, उसकी जनजाति को गुलाम बनाना चाहता था। असल में जियांग यान ने जैसे ही डीमन किंग ब्लेड में मॉडिफाई किया, अचानक ब्लेड से एक आवाज गूंज उठती है, कौन है जो मुझे इस किंग को पुकार रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिखा था, इसमें 7वें डीमन किंग ब्लड स्पिरिट असुरा की चेतना का 10वां हिस्सा समाया हुआ है। बेहद अनियंत्रित, जोखिम भरा, कृपया जबरदस्ती इस्तेमाल न करें। जियांग यान को साफ समझ आ गया ये मॉडिफिकेशन कुछ ठीक नहीं रहा, इसीलिए वो जल्द से जल्द सामने वाले डीमन वाइन किंग को खत्म करना चाहती थी। बिना हिचकिचाए वो सीधा आगे एक वार कर देती है। नतीजा, सिर्फ एक ही वार में जो डीमन वाइन किंग पहले हराना मुश्किल था, वो बीच से 2 टुकड़ों में कट जाता है। पर जियांग यान अपनी पूरी स्ट्रेंथ खर्च होने की वजह से जमीन पर गिर पड़ती है। कितना डरावना हथियार है, एक ही वार में मेरी पूरी स्टेमिना सोख ली। हाँफते हुए उसे अचानक महसूस होता है वो डीमन किंग ब्लेड उसके बदन को इन्फेक्ट करने लगा है। जियांग यान फौरन उठने की कोशिश करती है, डीमन किंग ब्लेड पर मॉडिफाई स्किल इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, पर बुरी तरह कमजोर होने की वजह से वो फिर से गिर पड़ती है। इस वक्त उसकी सारी स्टेमिना खत्म हो चुकी थी, यहाँ तक कि मॉडिफाई स्किल भी इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। तभी ब्लेड से एक ठंडी हंसी गूंजती है, हाँ हाँ, तो ये एक इंसान निकला। इतनी हिम्मत कि इस किंग की ताकत उधार ले ली, तो अब इसकी कीमत भी चुकानी होगी। भले मैं पूरी तरह प्रकट न हो सकूं, पर सिर्फ 10वें हिस्से की ताकत भी तुम्हारी सभ्यता तबाह करने, तुम्हारी नस्ल को गुलाम बनाने के लिए काफी है। जियांग यान को इसकी उम्मीद पहले से थी। वो फौरन स्टोरेज रिंग से ग्रीन स्टील सोर्ड निकालकर डीमन किंग ब्लेड की तरफ तान देती है। डीमन किंग ब्लेड को मॉडिफाई करना ये उसका पहला मौका नहीं था। ब्लड स्पिरिट असुरा ये देखकर घबराकर चिल्लाता है, कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई। फिर एक जोरदार आवाज के साथ वो सीधा एक बार डीमन किंग ब्लेड की आंख पे कर देती है। आंख नष्ट होते ही उस डीमन किंग की चेतना धीरे धीरे मिटने लगती है। बेबस होकर वो दहाड़ते हुए कहता है, कमीने, इस बदले का हिसाब मैं आगे जरूर चुकता करूंगा। मैं तुझे टुकड़ों में काटकर उस ब्लड सी रीलम में कैद कर दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। जियांग यान हांफते हुए उस उकसाए गए डीमन किंग की चेतना को छिन्न भिन्न कर देती है। इन्फेक्शन अपने आप रुक जाता है। जैसे ही उसकी स्टेमिना लौटती है, वो फौरन उसका नाम वापस बदल देती है और ये सब खत्म हो जाता है। पिछले जन्म में भी उसकी मॉडिफाई स्किल से एक बार बिल्कुल ऐसा ही कुछ हो चुका था, पर उस बार जो डीमन किंग आया था वो 9वें डीमन किंग थंडर स्पिरिट डेथ ब्रिंगर था। वो इस बार से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक था, यहाँ तक कि उसे संभालने के लिए लेवल 80 से ऊंचे किसी नेशन गार्डियन जनरल को बुलाना पड़ा था। पर इसी घटना से उसे पता चला था इस तरह की असामान्य हालात से कैसे निपटना है। हथियार में समाई चेतना पर सीधा वार करना ही असल में उन्हें काबू करने का तरीका था। जियांग यान मन ही मन सोचती है, क्या ऐसी शक्तिशाली मौजूदगियां भी मॉन्स्टर नेस्ट की क्रिएचर्स होती हैं, या फिर ये डीमन किंग्स किसी और कहीं ज्यादा डरावनी दुनिया से आते हैं। काफी हद तक आराम कर लेने के बाद वो उठकर डीमन मीटियर ब्लेड का नाम वापस बदलती है, फिर अपने लूट की तरफ बढ़ जाती है। म्याज़मा डीमन वाइन किंग, तू भी एक बॉस ही है, मुझे निराश मत करना। शुक्र है इस बार आखिरकार एक डिमोनिक क्रिस्टल ड्रॉप हुआ। जियांग यान बेहद खुश हो जाती है। लेवल 20 बॉस का डिमोनिक क्रिस्टल, मार्केट प्राइस कम से कम 1 लाख। इस बार तो सच में मुनाफा हुआ। और ये डीमन वाइन किंग की लाश, साथ ही पहले मारे गए बाकी मॉन्स्टर्स की लाशें भी सब बेहतरीन सामग्री हैं जिन्हें बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे। ये सोचकर वो सब कुछ अपनी स्टोरेज रिंग में जमा कर लेती है। ये सारी अच्छी चीजें ऑफिशियल मार्केट में बेचने पर ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, इसलिए वापस नानरोंग सिटी पहुंचकर वो अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट में जाकर बेचेगी, ज्यादा फायदा होगा। तभी उसे याद आता है डीमन वाइन किंग को मारने के बाद शायद वो लेवल अप भी हुई है। अपना पैनल खोलते ही उसे पता चलता है उसने एक और अनजान क्रीचर को भी मार गिराया है। जियांग यान हैरान रह जाती है, एक साथ 2 लेवल्स, अनजान क्रिएचर, कहीं वो ब्लड डेमन आईबॉल वाली चीज तो नहीं। इसका मतलब है एक और अनचाहा सुखद सरप्राइज भी मिल गया। अब जब इतना गहरा बुद्धा कनेक्शन रखने वाला इंसान मिल गया है, उस स्त्री भक्त को पैराडाइज पहुंचाने के बाद इस बूढ़े भिक्षु का मिलियन क्रॉसिंग रेल्म भी बस कुछ ही दिनों की बात रह जाएगी। और सच कहूं तो ये सबके लिए ही अपार पुण्य की बात है। मेरा तो मन था इस शहर में कुछ और साल रुककर यहाँ के लोगों को मुक्ति दिलवाता रहूं, पर अफसोस, वो चिंगनियन का सिटी लॉर्ड नीरा एक आम इंसान निकला, स्वार्थ से भरा हुआ। अब जब ऐसा है तो इस बूढ़े भिक्षु को खुद हाथ बढ़ाकर उस पुण्यशाली स्त्री को मुक्ति दिलानी होगी। बस डर ये है कि आगे शायद तुम सबको चेनगुओ वापस ना ला सकूं। तुम शिष्यों ने इतने सालों तक मेरे साथ रहकर लोगों को मुक्ति दिलाने में बहुत मेहनत की है। आज के इस महान पुण्य कार्य में तुम्हारा भी हिस्सा होना चाहिए, तो जाओ इस चिंगनियन शहर के अनगिनत बेचारे लोगों को इस दुख से बचा लो। इतना कहते ही लिविंग बुद्धा के टेंटलस से पैरासाइट हो चुके वो सारे भिक्षु मॉन्स्टर में बदल गए। गुरुजी की शिक्षा का हम शिष्य पूरी तरह पालन करेंगे, चिंगनियन शहर के लोगों को पैराडाइज जरूर पहुंचाएंगे। वहीं दूसरी तरफ सिटी लॉर्ड ने एक सिपाही की गर्दन जोर से पकड़ रखी थी। बेकार का इंसान यंग मिस को भी नहीं बचा सका, जिंदा रहकर करेगा क्या। हुजूर, गुस्सा शांत कीजिए। उस वक्त यंग मिस की बीमारी फिर से उभर आई थी। वो कल्टीवेटर पता नहीं चिंग चिंग साहब से क्या बोला, चिंग साहब ने रोका भी नहीं और वो कल्टीवेटर यंग मिस को लेकर उड़ गया। हम तो
साधारण इंसान ठहरे रोकने की हिम्मत भी कैसे करते। पर जाने से पहले उसने सिटी लॉर्ड के लिए एक बात छोड़ी थी। फेंग कुन ने पूछा, क्या कहा उसने कहा, इस लड़की की बीमारी का इलाज मेरे पास है। अगर पूरी तरह ठीक करवानी है तो सिटी लॉर्ड खुद शहर से 1 मील पश्चिम में मुझसे मिलने आई। शहर के बाहर सुनते ही फेंग कुन का चेहरा बदल गया और अगले ही पल उसने उस सिपाही को जोर से जमीन पर पटक दिया। इस चोर की तो बड़ी हिम्मत है। इस वक्त तक जांग युएन शहर के बाहर पहुंच चुका था, चुपचाप सिटी लॉर्ड का इंतजार कर रहा था। और इसी थोड़ी सी देर में जांग युएन को नींद आ गई। सपने में उसे वो दिन याद आया जब वो असेंड होने से पहले अपने ही सह शिष्य के हाथों अपमानित हुआ करता था। सीनियर जोंग, इसे अच्छे से पीट दो, इसे तो बस फायर फ्लेम टेक्निक आती है। एक फ्लाइंग स्वॉर्ड सीधा जांग युआन की तरफ उड़ी। छोरे, तेरी बॉडी टेक्निक तो सच में तेज है, पर हवा में कैसे बचेगा? ये देख, ये ले मेरा एक्सप्लोसिव फ्लेम टैलिस्मैन। जांग युएन उस टैलिस्मैन से सीधा टकरा गया। हाँ, छोटे युएन, कैसा लगा? ये टैलिस्मैन तेरे फायर फ्लेम टेक्निक से कहीं बेहतर है ना? चुपचाप अपने स्पिरिट स्टोन्स मुझे दे देता तो कुछ नहीं होता। नाहक पिटवा लिया। सोचता है तू भी कल्चरेशन कर सकता है तो यंग मास्टर के बराबर आ जाएगा। ल्यूइन सेक्ट में आने के बाद भी तू हमेशा मेरा नौकर ही रहेगा। अगले महीने का स्पिरिट स्टोन खुद चलकर मेरे पास पहुंचा देना, वरना टांगे तोड़ दूंगा। वाह सीनियर जोंग, ये छोरा तो सच में जिद्दी निकला। लगातार 2 महीने से ट्रिब्यूट देने से मना कर रहा है। हाँ, ये छोरा तो मेरा घर का नौकर हुआ करता था जब मैं इंसान था। सोचा नहीं था सेक्ट के अंदर भी घुस जाएगा। आगे से तुम लोगों को जो भी छोटा मोटा काम हो इससे ही करवा लेना, बिल्कुल शर्म मत करना। है ही एक सस्ता नीच इंसान। असल में असेंड होने से पहले जांग युएन लोयुन सेक्ट का एक आउटर डिसाइपल हुआ करता था। बाकी सह शिष्यों के मजाक उड़ाने पर देखो वो फिर से लुट गया, बुरी तरह पिटा है। मैंने पहले ही कहा था वो पुराने डिसाइपल्स कई सालों से सेक्ट में हैं, उनकी कल्टीवेशन हमसे कहीं ज्यादा है, हाथ में मैजिक टूल्स और टैलिस्मन भी हैं, फिर भी उनसे टकराया। अपनी ही गलती है। जांग युआन को इस मजाक से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे इस दुनिया में आए 5 साल हो चुके थे, जिनमें से 4 साल से ज्यादा वो एक घर का नौकर बनकर रहा था। अच्छी बात बस इतनी थी कि उसकी इस बॉडी में स्पिरिचुअल रूट्स थे और तमाम मुश्किलों के बाद वो इस लुओयुन सेक्ट में दाखिल हो पाया था। पर 3 महीने की कल्टीवेशन के बाद भी वो बड़ी मुश्किल से ची रिफाइनिंग के दूसरे स्टेज तक ही पहुंच पाया था। और अब तो लगता था हर महीने के वो 2 स्पिरिट स्टोन्स भी शायद हाथ से निकल जाएंगे, कल्चरेशन और भी धीमी हो जाएगी। मन ही मन उसने सोचा, ऐसी दुनिया में आना जहां लॉन्ग लाइफ हासिल की जा सकती है, ये किस्मत बार बार नहीं मिलती। मैं यहाँ साधारण बनकर नहीं रहूंगा, यहाँ ताकतवर ही टिकता है। पिछली जिंदगी में तो सिर्फ पैसे और सत्ता के लिए लोग खून खराबा कर लेते थे, फिर यहाँ तो लॉन्ग लाइफ की बात है। उन्होंने मेरे स्पिरिट स्टोन्स छीन लिए, मैं बचा नहीं पाया तो गलती मेरी ही है। मुझे बस और तेज भागना होगा, एक पल भी ढील नहीं दे सकता, वरना जल्दी ही पीछे छूट जाऊंगा। इसी सोच के साथ और स्पिरिट स्टोन्स कमाने के लिए जांग युआन ल्यूयुन सेक्ट के डीमन हंटिंग स्क्वाड में शामिल हो गया। सब लोग ध्यान से सुनो, एक बार मेरे डीमन हंटिंग स्क्वाड में शामिल हो गए तो मेरे आदेश का पालन सख्ती से करना होगा। मैं ली चेंगफेंग हूँ, इनर डिसाइपल्स में रैंक 174 ची रिफाइनिंग के 6ठे स्टेज पर हूँ। इस बार हमारा टारगेट एक वुल्फ डीमन है। कामयाब होने पर तुम्हारे प्रदर्शन के हिसाब से 1 से 3 स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। निचले स्तर के डिसाइपल्स के लिए स्पिरिट स्टोन्स जल्दी कमाने का यही एकमात्र रास्ता था। खाली हाथ से शुरुआत करना सबसे मुश्किल काम होता है। बस एक बार कल्टीवेशन थोड़ी और आगे बढ़ जाए तो रास्ते भी खुलने लगेंगे। पर जांग युएन के अंदाजे से उलट इस बार वुल्फ डीमन पर हमला बुरी तरह नाकाम हो गया। यहाँ तक कि ली चेंगफेंग भी बुरी तरह घायल हो गया, खत्म हो गया। सीनियर ली हार गए, उनके बिना हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, जल्दी पीछे हटो। जांग युएन एक पल के लिए उलझन में पड़ गया, मैं भी भाग जाऊं या नहीं, शायद यही मौका है। जांग युएन ने फौरन फैसला लिया। फायर फ्लेम टेक्निक का इस्तेमाल करके वुल्फ डीमन के चंगुल से ली चेंगफेंग को बचा लिया। पर जांग युएन को अंदाजा नहीं था कि ये वुल्फ डीमन इतनी तेजी से रिएक्ट करेगा। तभी उसे समझ आया कि वो अभी थोड़ा ज्यादा ही भोला बन गया था। नहीं, ये वुल्फ डीमन बहुत तेज रिएक्ट करता है, इसकी रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा है। इसे बचाकर भलाई कमाने की सोच गलत थी, रिस्क बहुत ज्यादा है। रहने दो, बाकी लोगों के साथ मैं भी भाग लेता हूँ। पर उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि अब उस वुल्फ डीमन की नजर सीधा उसी पर पड़ चुकी थी। 2.5 मिनट की भागम भाग के बाद आखिरकार वो उस वुल्फ डीमन को पीछे छोड़ पाया। अच्छा हुआ यहाँ पेड़ इतने घने हैं, इसे पीछा करने में दिक्कत हो रही है, वरना अब तक 100 बार मर चुका होता। माना तो पूरी तरह खत्म हो चुकी है, जल्दी किसी सुरक्षित जगह जाकर आराम करना होगा। पर अभी जांग युएन ने राहत की सांस ली भी नहीं थी कि वो वुल्फ डीमन फिर से उसका पीछा करने लगा। बस एक आंख ही तो घायल की थी, फिर भी मरे बिना नहीं मानेगा क्या? माना खत्म हो चुकी है। कहीं आज सच में? ठीक उसी वक्त जांग युएन को आगे एक गुफा दिखाई दी। भागने की और कोई जगह न बचने पर जांग युएन उसी में छुप गया। अच्छी बात यह थी कि वो गुफा काफी गहरी थी। पर तभी अचानक जांग युएन को आगे एक इंसान दिखाई दिया। आखिर कौन था जो यहाँ क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहा था? और यही थी जांग युएन और उसके गुरु की पहली मुलाकात। अचानक जांग युएन की आंख खुल गई। वो असल में सो ही गया था और इतने पुराने दिनों का सपना देख रहा था। इतने साल पुरानी बात, 1000 साल से भी ज्यादा। उसे लगा था अब तो सब भूल ही चुका है, फिर भी लगा जैसे कल की बात हो। तभी अचानक आसमान से एक काला साया तेजी से उसकी तरफ आया। हैरानी के बीच जांग युआन फौरन साइड हो गया। जनाब,
जनाब थोड़ा शांत हो जाइए, मेरे मन में कोई बुरी नीयत नहीं है। बुरी नीयत नहीं तो फिर इस सिटी लॉर्ड को शहर के बाहर बुलाने की क्या जरूरत थी और मेरी बेटी को यूं ही उठा ले जाने की? गोस्ट सप्रेशन ब्यूरो वाले होकर भी इतनी हिम्मत? फेंगकुन ने जांग युएन से सवाल करते हुए एक डिब्बे से हुआनशेंग दान निकाली, अपनी बेटी को खिलाने की तैयारी में। ये देखकर जांग युएन ने रोकते हुए कहा, फेंग सिटी लॉर्ड जरा रुकिए। सिटी लॉर्ड के कुछ समझ पाने से पहले ही हुआनशेंग दान जांग युएन के हाथ में आ चुकी थी। ये देखकर फेंगकुन ने सीधा जांग युएन पर छलांग लगा दी, पर हैरानी की बात, जांग युएन तुरंत टुकड़ों में बिखर गया। असल में वो तो बस उसका क्लोन था। इसी मौके का फायदा उठाकर असली जांग युएन ने चिंगयुआन ल्यूलिसान निकालकर फेंगकुन को कुछ देर के लिए रोक दिया। उसका इरादा बस इतना था कि फेंगकुन थोड़ा शांत हो जाए, पर फेंगकुन तो बिना कुछ सोचे समझे जांग युएन पर मुक्कों की बरसात करने लगा। मजबूरन जांग युएन को सिर्फ बचाव में ही रहना पड़ा। फेंगकुन की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि जांग युएन जल्द ही कमजोर पड़ने लगा। जो अरे ब्रेकिंग कोन उसने पहले अपनी ही कटी हुई बांह गलाकर बनाया था, जिसकी ताकत झटके सोखने की थी, वो भी बस चंद वार में ही टूट गया और चिंगयुआन ल्यूलिसान भी कोई असर नहीं दिखा रहा था। मेरे कई तरीके इस पे बेअसर लग रहे हैं। ये इंसान बहुत मजबूत है, इसे रोकने का मेरे पास कोई तरीका नहीं। स्पीड में भी मैं बस किसी तरह टिका हुआ हूँ। अगर यही हाल रहा तो मैं ज्यादा देर टिक नहीं पाऊंगा। तभी अचानक जांग युएन को एक नई बात नजर आई। फेंगकुन सांस फूलते हुए पसीने से लथपथ खड़ा था। हमारे बीच अभी बस आधे घंटे की ही तो लड़ाई हुई है और सिटी लॉर्ड इतनी बुरी तरह थक चुका है। ओहो, अब समझ आया, इसीलिए जनाब मेरी बात सुनने की बजाय इतने बेचैन हो रहे थे। अगर मेरा अंदाजा सही है तो आप शहर के बाहर ज्यादा देर टिक ही नहीं सकते। नाटक बंद करो। गोस्ट सप्रेशन ब्यूरो वाले होकर तुम्हें ये बात पता नहीं होगी। पहले हुआनशेंग दान वापस करो, तब शायद तुम्हारी जान बख्श दूं। ये सुनते ही जांग युएन ने हाथ में पकड़ी हुआनशेंग दान को छोड़ दिया। सिटी लॉर्ड, आप गलत समझ रहे हैं। मैं उन लोगों के साथ जरूर हूँ, पर गोस्ट सप्रेशन ब्यूरो का नहीं हूँ। सच में मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं था। फिर से कहता हूँ, मेरी कोई बुरी नीयत नहीं है और आपको समझाने का धैर्य रखना डर की वजह से नहीं है। मैं बस आपसे एक डील करना चाहता हूँ। पर जांग युएन की बात खत्म होते ही उसने हुआनशेंग दान को सीधा कुचल दिया। ये देखकर फेंगकुन गुस्से से भड़क उठा, पर जांग युएन ने उसे शांत रहने को कहा। फेंग सिटी लॉर्ड, ये देखिए, ये तो बस कुछ बेचैन आत्माओं का एक कंपाउंड है। जो लोग आत्माओं की गहराई नहीं समझते, वो इसकी ऊर्जा देखकर गलती से सोच लेते हैं कि इसमें आत्मा को वापस बांधने की शक्ति है। अब जाकर फेंगकुन को झांग युआन की असली मंशा समझ आई। झांग युआन ने आगे कहा, आप इससे अपनी बेटी को बचाने की सोच रहे हैं, पर ये तो बस जहर पीकर प्यास बुझाने जैसा है। बस कुछ देर के लिए राहत देगा, आखिर में कुछ काम नहीं आएगा। सच सामने होने के बावजूद फेंगकुन मानने को तैयार नहीं था। नामुमकिन। मैंने कई बड़े बड़े एक्सपर्ट से इसकी सच्चाई जांची है। ये गोली सच में मेरी बेटी को बचा सकती है। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? जांग युएन ने शांति से कहा। लगता है मेरा अंदाजा गलत नहीं था। चेन तिएक्याओ ने एक बार कहा था कि चेंगुओ अपने लोगों की जान की बहुत कद्र करता है, तो सिटी लॉर्ड का उस इंसान भक्षी लिविंग बुद्धा को शहर में टिकाए रखना सिर्फ अपनी बेटी की इस बीमारी की वजह से ही है। किस पर भरोसा करना है ये आपकी मर्जी है, पर लिविंग बुद्धा इस दवाई के सहारे आपको हमेशा के लिए बंधक बनाए रखेगा, जबकि मैं आपकी बेटी की ये बीमारी हमेशा के लिए खत्म कर सकता हूँ। जांग युआन की बातों ने आखिरकार फेंगकुन का मन डगमगा दिया। तुम में तो सच में हिम्मत है छोरे। ठीक है, इस बार मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, पर एक बात साफ सुन लो, हम चेंगुओ के रॉयल फैमिली का एक पुराना नियम है। मैं खुद 370 साल का हो चुका हूँ और मेरी अकेली बेटी यही एक है। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो अंजाम इतना बुरा होगा कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। बोलो, कैसा डील करना चाहते हो? जांग युएन ने आगे कहा। उस लिविंग बुद्धा के बारे में आप अच्छी तरह जानते होंगे। मुझे आपकी मदद से उसे पकड़ना है, मुझे उससे कुछ पूछना है। ये सुनकर फेंगकुन ने कहा, इतनी मशक्कत की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो खुद है ना। कोई भी बात सीधे लिविंग बुद्धा से पूछी जा सकती है। पर जांग युएन ने कहा, उसे पकड़ना जरूरी है, क्योंकि उसे उसका सोल सर्च करना है। दूसरी तरफ चेन अपनी गाड़ी पूरी रफ्तार से भगा रहा था। तेज रफ्तार देखकर शूचो ने उसे धीरे चलने को कहा, कहीं गाड़ी पलट न जाए, पर चेन ने मना कर दिया, क्योंकि जांग युएन ने उसे बताया था कि लिविंग बुद्धा की नजर शेन शाओलिंग पर है और वो सिटी लॉर्ड भी लिविंग बुद्धा के साथ मिला हुआ है। यानी ये जगह अब शेर की मांद बन चुकी है। अभी सबसे अच्छा यही था कि लिविंग बुद्धा के होश में आने से पहले यहाँ से दूर निकल जाया जाए। पर तभी अचानक चेन और बाकी लोगों का रास्ता रोक लिया गया। भक्तजनों, आप सब कहाँ जा रहे हैं? वहीं चिंगनियन शहर के अंदर चेंग चिंग झांग युआन के बारे में सोच रहा था। वो लड़का लिविंग बुद्धा पे हाथ डालने की सोच रहा है, पर देखने में वो लोग बहुत ऊंची कल्टीवेशन वाले भी नहीं लगते और असली रुकावट तो सिटी लॉर्ड की तरफ से है। तभी अचानक जमीन से एक सुनहरा टेंटिकल निकल आया। शहर के मजदूर देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उस टेंटिकल के ऊपर वही पैराडाइज दिख रहा था जिसके सपने वो बरसों से देख रहे थे। पैराडाइज देखते ही सब लोग अंदर जाने के लिए एक दूसरे को धकेलने लगे। चंग चिंग ने हिकारत से देखा। पैराडाइज, देखता हूँ तुम आखिर क्या खेल खेलना चाहते हो। शहर के लोग पागलों की तरह पैराडाइज की तरफ भागने लगे। जल्दी अंदर जाओ, ना जाने कब एंट्रेंस बंद हो जाए। तभी अचानक चंग चिंग ने आगे बढ़कर उस पैराडाइज को जोर से तोड़ डाला। इसके बाद एक विशाल सिर गुस्से से चिल्लाया, किसकी इतनी हिम्मत जो हमें लोगों को मुक्ति दिलाने से रोक रहा है? ये सुनकर चंग चिंग ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मुक्ति दिलाना? तुम तो बस इसी बहाने
बहाने लोगों को खा रहे हो, सब लोग अच्छे से देख लो, यही है तुम्हारा वो सपनों वाला पैराडाइज। तब जाकर लोगों को असलियत समझ आई, कोई पैराडाइज वगैरह था ही नहीं, सामने तो बस नुकीले दांतों से भरा एक विशाल मुंह था। फिर भी कुछ लोग अब भी अपनी जिद पे अड़े रहे, नहीं पैराडाइज जरूर है, ये तो लिविंग बुढ़ा की परीक्षा है, पैराडाइज में जाने के लिए शरीर छोड़ना जरूरी होगा। इन बेवकूफ लोगों को देखकर चेंग चिंग बिल्कुल निशब्द हो गया। रहने दो, पहले बाकी लोगों को बचाना जरूरी है, मेरे अंदर का सिटी गॉड स्प्लिट सोल ज्यादा दूर नहीं जा सकता, मुझे खुद ही जल्दी हरकत में आना होगा। पर जैसे ही चंगचिंग थोड़ा असावधान हुआ, वो नुकीले दांतों वाला मुंह अचानक हमला बोल गया और चंगचिंग लापरवाही में उसमें बुरी तरह जकड़ा गया। हाँ 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 हाँ, आखिर मौका मिल ही गया। चंगचिंग, मैंने कहा था ना तुझे पछताना पड़ेगा। पर जिंगकोंग को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतना बुरी तरह घायल होने के बाद भी चंगचिंग अब भी अपना स्प्लिट सोल इस्तेमाल कर सकता था। उसी की मदद से चंगचिंग किसी तरह बाहर निकल आया, पर बाहर निकलने के बाद भी उसे गहरी चोटें आ चुकी थीं। जैसे ही चंगचिंग को लगा कि अब उसका अंत तय है, ठीक उसी पल एक हरे रंग की फ्लाइंग स्वॉर्ड सीधा जिंगकांग के विशाल सिर के आर पार निकल गई। सही पहचाना, आने वाले और कोई नहीं बल्कि खुद झांग युआन और फेंग कुन थे। फेंग कुन ने बड़े इत्मीनान से कहा, ये सब जीले टेम्पल के ही शिष्य हैं, वुझेन कहाँ है? अगले ही पल जांग युएन का चेहरा बदल गया। मेरी स्पिरिचुअल सेंस पूरे शहर में फैल चुकी है, लिविंग बुद्धा शहर के अंदर नहीं है। ये सुनते ही फेंग कुन के चेहरे पर पछतावा साफ झलक उठा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस बूढ़े ने खुद ही घर में भेड़िया पाल लिया था, 2 साल से ज्यादा समय तक इन भिक्षुओं को पाला और वो चुपके चुपके मेरे शहर के हजारों लाखों लोगों को खाता रहा। वुझेन ने इस बूढ़े का यही बदला दिया। 300 साल से ज्यादा हो गए, आज तक किसी ने इस बूढ़े को इतना हल्के में नहीं लिया। लगता है ये भिक्षु सोचता है शहर से बाहर भाग गया तो सब ठीक हो जाएगा, पर मैं यूं ही नहीं छोड़ूंगा, सीमाएं सील करूंगा, इस बूढ़े चोर को पकड़कर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इतना कहते ही फेंग कुन ने जोर की दहाड़ लगाई और अपना असली पीले खून वाला रूप दिखा दिया। रूप बदलते ही फेंग कुन की रफ्तार बेहद तेज हो गई। पलक झपकते ही उसने शहर में बचे सारे जिल टेम्पल के शिष्यों को साफ कर दिया। फेंग कुन की इस रफ्तार ने जांग युआन को हैरान कर दिया। ये रफ्तार तो पहले मुझसे लड़ते वक्त से कहीं ज्यादा है, तो आपकी ताकत का स्रोत आम लोग ही हैं। मैं तो सोच रहा था शायद इस शहर में कहीं कोई फॉर्मेशन या इमारत है, तो यही वजह है आप रॉयल फैमिली वाले आम लोगों की हिफाजत इतनी शिद्दत से करते हैं। तो क्या हुआ अगर ऐसा है? तुम्हें कोई ऐतराज है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस लिविंग बुद्धा तो पहले ही शहर से निकल चुका है, मुझे लगा शायद अब आपका इस्तेमाल ही नहीं बचा। दूसरी तरफ लिविंग बुद्धा और चेन की टीम के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ी हुई थी, पर चेन वगैरह चाहे जितना भी हमला करें, थोड़ी ही देर में लिविंग बुद्धा के घाव खुद ब खुद भर जाते। इस बीच चेन अपने गोस्ट ब्लेड को 20% तक जगा चुका था। चिन साथी, इसका सिर फिर से वापस आ गया। ये सुनते ही छिन शेंगनान ने फिर से हमला बोला, युकिंग इमॉर्टल आर्ट। पर जैसे ही छिन शेंगनान का हमला उसे लगा, लिविंग बुद्धा ने खुद ही अपना सिर उड़ा दिया। ये देखकर चेन मन ही मन बड़बड़ाया, ये चीज अमर है क्या? जैसे ही किन साथी कोई टेक्निक चलाती है, ये फौरन अपना सिर ही उड़ा देता है ताकि असर बेकार हो जाए। ये जगह ज्यादा देर रुकने के लिए सेफ नहीं थी। ये समझते हुए जांग यान ने फिलहाल यहाँ से निकलने का फैसला किया। इरादा बस इतना था कि पहले ताकत बढ़ाई जाए, फिर वापस आया जाए। अब जांग यान का लक्ष्य बिल्कुल साफ हो चुका था, स्ट्रॉन्ग बनना और ड्रैगन एग्स हासिल करना। उस दिन के बाद नानरोंग शहर का टॉपर भला उसके अलावा और कौन हो सकता था। डुलोंग वैली से निकलकर जियांग यान एक बार फिर अंडरग्राउंड ब्लैक मार्केट पहुंची। कहते हैं यहाँ एक लेवल 60 का ग्रैंड मास्टर राज करता है, जिसका बैकग्राउंड इतना खास है कि जब तक यहाँ कोई बड़ा हादसा ना हो, सरकार भी दखल नहीं देती। इसी वजह से यहाँ कई डील्स आसानी से हो जाती हैं और साथ ही कई गुनाह भी छुप जाते हैं। जंगयन जिन्यू पवेलियन नाम की एक दुकान के सामने पहुंची। ये वही दुकान थी जो उसकी पिछली जिंदगी की यादों में ब्लैक मार्केट की सबसे भरोसेमंद दुकान थी। अंदर घुसते ही उसे 2 अंकल एक डील पर बात करते दिखे। बॉस लेडी, थोड़ा और रेट नहीं मिल सकता? हम भाइयों ने ये माल इतनी मेहनत से जुटाया है। ये सुनते ही दुकान की मालकिन ने साफ कह दिया, मैं जो दे रही हूँ वही इस पूरी गली का सबसे ऊंचा रेट है, अगर नहीं बेचना तो अपनी मर्जी है। तभी उसकी नजर अंदर आ रही जियांग यान पर पड़ी। स्कूल वाले लड़के, तुम्हारे पास भी कुछ बेचने को है? ये सुनते ही दोनों अंकल एक साथ पीछे मुड़े। इस छोरे के पास तो ढंग के कपड़े तक नहीं, इसके पास क्या ही अच्छी चीज होगी। उनमें से एक झल्लाकर आगे आया, छोरे मेरी मानो तो चुपचाप निकल जा, हमारा बड़ा डील मत बिगाड़। जांग यान ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, बड़े इत्मीनान से अपना स्टोरेज रिंग दिखाते हुए बोली, सच में मेरे पास कोई खास चीज नहीं है। अभी अभी उसे हल्के में लेने वाला अंकल स्टोरेज रिंग देखते ही सन्न रह गया, इसके पास इतनी महंगी चीज कैसे हो सकती है। पर उन्हें असली झटका तब लगा जब जियांग यान ने स्टोरेज रिंग से एक एक करके सामान बाहर निकालना शुरू किया। अब बस वो दोनों ही नहीं, दुकान की मालकिन भी हैरान रह गई। इसमें तो आइस आर्मर्ड क्रोकोडाइल की खाल भी है। क्या ये डुलोंग वैली की सबसे गहरी जगह तक पहुंच गई थी? अच्छा, ये भी है। इतना कहते हुए जांग यान ने अपना पहले मिला हुआ डीमन क्रिस्टल भी निकाल दिया। अंकल का हैरानी का पारा 3 गुना हो गया। ये तो सच में डीमन क्रिस्टल है। दुकान की मालकिन भी अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई, मन ही मन सोचते हुए, आखिर ये छोरा है कौन? जियांग यान ने आराम से कहा, बॉस लेडी जरा हिसाब लगा दीजिए, ये सब मिलाकर कितने का है? फिर एक बात और जोड़ी, जल्दी कर दीजिए, मैं इन दोनों जनाब का आपके साथ का बड़ा डील खराब नहीं करना चाहता। जल्द ही उसे VIP रूम ले जाया
गया। मालकिन ने बाकी मटेरियल्स का हिसाब लगाया, 78,500, और वो डीमन क्रिस्टल 1.5 लाख, यानी कुल मिलाकर 2,38,500। इतना कहते हुए उसने एक ब्लैक कार्ड आगे बढ़ाई। सारी रकम इस कार्ड में है। जंग यन ने वो कार्ड थाम ली। चिन साहब बड़े दिलदार निकले, तो फिर बिना झिझक मैं इसे रख लेता हूँ। और हाँ, ये गोल्ड कार्ड आपको मेरे जिन्यू पेविलियन का वीआईपी कस्टमर बनाती है। आगे से डीमन क्रिस्टल लाने पर मैं आपको 10% ज्यादा दाम दूंगा। तो फिर छिन साहब, इस मेहरबानी के लिए शुक्रिया। इतना कहकर जांग यान उठकर बाहर निकल गई। मन ही मन सोचते हुए ये छिन साहब सच में बड़े ईमानदार निकले। यही वजह भी थी कि उसने इन्हीं से डील करना चुना। पर वीआईपी कार्ड और एक्स्ट्रा फायदा देना साफ बताता है कि ये उसकी काबिलियत को पहचान चुके हैं। पर उसे अंदाजा नहीं था कि बाहर निकलते ही अंदर वाले वही दोनों अंकल उसकी नजर में आ चुके थे। जियांग यान ने उन्हें नोटिस तो किया, पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी। सीधा एक सुनसान गली की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने देखा कि वो सच में उसका पीछा कर रहे हैं, उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई।